एपिसोड 21 टू 30। अध्याय का नाम स्वर्गीय तलवार। जियांग वेंटियन की पहले से ही आधी सफेद हो चुकी घनी भौहें फड़क उठी। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देखा था, लेकिन उन्हें नानफेंग रिज पर हो रही हर बात की पूरी जानकारी थी। ये छोटा बच्चा अपनी प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन क्या यह उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा? जियांग वेंटियन अपने पोते को बहुत पसंद करते थे, लेकिन पहले व्यापक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पूर्वी आंगन इतनी भारी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं था, और जबरदस्ती प्रीफेक्ट का पद सौंपना जियांग परिवार के विनाश की ओर ले जाएगा। यही कारण था कि उसने पश्चिमी आंगन को पूर्वी आंगन को निगलने से नहीं रोका। आज वह दिन होगा जब वह अपना फैसला लेगा। इसी क्षण जियांग चेन की उंगलियां, जो तीर को पकड़े हुए थीं, धीरे से ढीली पड़ गईं। जैसे ही तीर कमान से छूटा, उस अपार बल के कारण लीविंग सोलबो मुड़कर उछल गया। दरार। तीर चलने के कुछ ही क्षण बाद चीनी मिट्टी के बर्तन के टूटने की आवाज सुनाई दी। चूंकि यह आवाज बहुत दूर से आ रही थी, इसलिए लोग निश्चित नहीं थे कि बर्तन टूटा है या नहीं। केवल गैदरिंग युआन क्षेत्र के अंतिम चरण में उपस्थित लोग ही इसकी पुष्टि कर सकते थे। जुयुआन क्षेत्र। उन्होंने न केवल रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि जियांग फैंग और जिन जी को भी काफी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। हे भगवान, जियांग चेन, तुमने ये कैसे किया? जियांग लू उत्साह से भरी हुई प्रशंसा करते हुए दौड़कर उसके पास आए। बहुत सरल, जियांग चेन ने जियांग फैंग और जिन जी की ओर देखते हुए जवाब दिया, जो उसके सामने अवाक खड़े थे। कुछ ही दूरी पर जियांग चेन से झगड़ा करने आया मेन फी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने यह मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि जियांग चेन उससे बेहतर है, और व्यंग्य करते हुए कहा, यह तो नानफेंग रिज ने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए बनाया है, कौन जाने ये कितना सटीक है। बिल्कुल सही, अगर बड़े भाई जाते तो शायद वे 3000 कदम चल पाते, उनकी छोटी बहन लियूफी ने कहा। बिल्कुल, मेन फी ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। वह भी आगे बढ़कर कोशिश करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे लगा कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है और जोखिम लेना उचित नहीं होगा। सिर्फ 2000 कदम है, मतलब मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मैं भी कर सकती हूँ। अगर हिम्मत है तो 3000 कदम पर सबसे दूर वाले निशाने पर निशाना लगाओ। जिन जी अब भी अड़ी हुई थी और उसे उकसाने के लिए इस बात का सहारा ले रही थी कि उसका निशाना पहले नहीं चूका था। जियांग चेन ने 3000 कदम दूर से चीनी मिट्टी के बर्तन पर नजर डाली। उसे उस काले बिंदु को देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़नी पड़ी। आप ये कहा, लेकिन जियांग चेन ने वास्तव में एक और तीर तैयार किया, जिसका निशाना 3000 कदम दूर स्थित चीनी मिट्टी के बर्तन पर था। जब लीविंग सोलबो को खींचा जाता था, तो संचित शक्ति उसकी अपनी ट्रू युआन नहीं होती थी, बल्कि जिसे आत्मा की शक्ति कहा जाता था, ठीक वैसे ही जैसे चेतना को एक कुएं में लगातार भरते पानी के रूप में कल्पना करना। जितना अधिक भरा जाता था, उतनी ही अधिक मजबूती और उतनी ही अधिक पहुंच होती थी। जब जियांग चेन ने अभी अभी 2000 चरणों वाले चीनी मिट्टी के बर्तन पर निशाना साधा, तो उसे कोई तनाव महसूस नहीं हुआ, जिसका मतलब था कि वह एक उच्च लक्ष्य चुन सकता था। एक बार फिर उसने अपनी उंगलियां ढीली कर दी और तीर, एक अनियंत्रित जंगली घोड़े की तरह, सर पर दौड़ पड़ा। कई लोग खड़े हो गए, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह तीर निशाने पर लगेगा। दरार। हालांकि टूटने की जानी पहचानी आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार मेन फी ने ऊपर जाकर कोशिश करने का विचार पूरी तरह से त्याग दिया। जियांग चेन ने मुस्कुराते हुए जिन जी को लीविंग सोलबो सौंप दिया और कहा, क्या तुम भी दूसरी बार कोशिश नहीं करना चाहते थे? अब कर सकते हो। ये तो बस बच्चों का खिलौना है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसका कोई संदर्भ मूल्य है? लंबे विराम के बाद जिन जी ने आखिरकार यह वाक्य बोल ही दिया। उसके शब्दों से कई जियांग शिष्यों में असंतोष पैदा हुआ, और यहां तक कि जियांग फैंग को भी उसके पक्ष में बोलने में कठिनाई हुई। लीविंग सोलबो उपयोगी था या नहीं, ये जियांग में दशकों के अनुभव का परिणाम था। हर साल सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने वाले सभी लोगों ने अगले वर्षों में संतोषजनक उपलब्धियां हासिल की। जिन जी स्पष्ट रूप से जिद्दी थी, फिर भी वह बहुत परेशान करने वाली थी। अचानक वेन जियांग संप्रदाय के मुरुग फैंग खड़े हो गए और बोले, प्रीफेक्ट जियांग, आपके निवास पर आकर आपको परेशान करना असभ्य होगा। तो चलिए, मेरे पास एक लोहे की तलवार है। ये वेन जियांग संप्रदाय की वेन तियान तलवार है। इसमें एक विशेष यंत्र लगा है जो तलवारबाजी के कौशल, या कहें कि मार्शल आर्ट के कौशल की परीक्षा लेता है। जितनी बार कोई तलवार चला सकता है, उतना ही बेहतर कौशल माना जाता है। इसका उपयोग जियांग संप्रदाय के युवाओं की प्रतिभा को परखने के लिए किया जा सकता है। ये तो अच्छी बात है। इससे लीविंग सोलबो की प्रभावशीलता को बेहतर ढंग से सत्यापित किया जा सकता है।
वेन जियान संप्रदाय से यह जानकारी मिलने पर जिनजी का रवैया पूरी तरह बदल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जियांग वेंटियन ने एक पल सोचा, पुष्टि की कि वेन जियान संप्रदाय की मंशा अच्छी थी और खुशी से स्वीकार कर लिया। आप बहुत दयालु हैं। वेन जियान संप्रदाय का बार बार उपयोग किया जा सकता है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुरोंग फैंग ने बोलते हुए जियांग चेन की ओर देखा और कहा, इसके अलावा मैं जियांग संप्रदाय के युवा प्रतिभाओं की क्षमता भी जानना चाहता हूँ। यदि कोई वेन तियान तलवार का 2/3 हिस्सा निकाल सकता है तो यह वेन जियान संप्रदाय के शिष्य बनने की एक शर्त को पूरा करने के बराबर माना जाएगा। क्या अब तो मेन फी भी चलकर वहां आ गई, वह भी वेन तियान तलवार को आजमाना चाहती थी। जियांग वंश के अन्य शिष्यों का तो जिक्र ही नहीं। यह अफसोस की बात थी कि केवल 2 ही वेन तियान तलवारें थीं, जो लिविंग सोल्बो से भी कम थीं। ये वेन जियान संप्रदाय का परीक्षण उपकरण है। क्या तुम अब भी दोबारा कोशिश करने की हिम्मत करोगे? जिन जी ने चुनौती भरे भाव से जियांग चेन की ओर मुड़कर देखा। बचकाना हरकत, अगर इस बार भी तुम्हें थप्पड़ पड़ा तो तुम अपना बचाव कैसे करोगे? ये तो बिल्कुल असंभव है। जिन जी ने फिर से उसे घूरकर देखा और झुंझलाहट में चिल्लाए। क्या ऐसा है? जियांग चेन ने अनिर्णयपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसके रवैये से जिन जी क्रोधित हो गई। इस दबंग महिला ने आगे बढ़कर तलवार निकालने ही वाली जियांग वंश की पहली शिष्या को धक्का देकर एक तरफ कर दिया और अपना कोमल हाथ तलवार की मूठ पर रख दिया। इससे पहले कि दूसरे लोग शिकायत कर पाते, जिन जी ने बल प्रयोग करना शुरू कर दिया था। वेन तियान तलवार, जो देखने में किसी साधारण लोहे की तलवार से अलग नहीं थी, ऐसा लग रहा था मानो उसका ब्लेड और म्यान आपस में चिपके हुए हों। उसे खींचने के बजाय धीरे धीरे बाहर निकालना अधिक सहज लग रहा था। जैसे ही तलवार पूरी तरह से बाहर निकली, जिन जी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन तलवार बाहर निकालने की गति धीरे धीरे कम होती गई और जब तलवार आधी बाहर निकली तो वह पूरी तरह से रुक गई। जिन जी ने एक अजीब सी चीख निकाली, अपने हाथ छोड़े और तलवार तेजी से पीछे हट गई। क्या अभी अभी 2/3 हुआ था? जिन जी ने अधीरता से पूछा। जी हाँ, आपने वेन जियान संप्रदाय के शिष्य बनने की एक शर्त पूरी कर ली है। अगर आपकी रुचि हो तो आप अन्य परीक्षाओं के लिए वेन जियान संप्रदाय जा सकते हैं। अगर आप वेन तियान तलवार को पूरी तरह से चला सकते हैं तो आप सीधे संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं, मुरोंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जिन जी इस परिणाम को स्वीकार कर सकती थी। अगर वेन जियान संप्रदाय में शामिल होना इतना आसान होता तो यह वेन जियान संप्रदाय नहीं होता। उसने अपना घमंडी भाव वापस पा लिया, जियांग चेन की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, अब भी क्या तुम मुझसे अपनी तुलना करने की हिम्मत करते हो? ऐसा क्या है जो करने की हिम्मत न करे? जियांग चेन हल्के से मुस्कुराया, तेजी से आगे बढ़ा और लोहे की तलवार के मूठ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इस क्षण सभी लोग उत्साहित हो गए, विशेषकर जियांग जनजाति के लोग। जियांग चेन का लिविंग सोल्बो के साथ प्रदर्शन अभी अभी इतना अद्भुत था। अगर वह वेन तियान तलवार से लड़खड़ाता है तो ये लिविंग सोल्बो की सटीकता की परीक्षा में एक महत्वपूर्ण समस्या को इंगित करेगा। जियांग और वेन जियान संप्रदाय के बीच मौजूद बाहरी लोग स्वाभाविक रूप से बाद वाले संप्रदाय के परीक्षण उपकरण पर विश्वास करने की ओर झुकेंगे। जियांग चेन लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने अपने बाएं हाथ से तलवार की मूठ को मजबूती से पकड़ा और चुपचाप बल लगाया। वेन तियान तलवार, जो दूसरों के हाथों में हजारों किलो की लगती थी, उसके हाथ में आते ही पूरी तरह से बदल गई और वह बेहद सहजता और तेजी से म्यान से बाहर निकल आई। पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक बिना किसी प्रतिरोध के संपन्न हुई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोगों की प्रतिक्रिया से पहले ही वेन तियान तलवार जियांग चेन के हाथ में थी। अरे, ये सब क्या हो रहा है? खुद जियांग चेन ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने इसे बाहर निकाला। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने पहली बार वेन तियान तलवार की धार देखी थी। न केवल आसपास के लोग, बल्कि वेन जियान संप्रदाय के दोनों सदस्य भी अचंभित रह गए। आपने अभी कहा कि यदि कोई वेन तियान तलवार को पूरी तरह से खींच सकता है तो वह वेन जियान संप्रदाय का शिष्य बन सकता है? जियांग लू ने पूछा। हाँ, मुरोंग फैंग ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें जियांग चेन से हटी ही नहीं। जियांग चेन, इस साल तुम्हारी उम्र कितनी है? ली ली ने भी घुटन भरा सवाल पूछा। 16 साल की आयु। आप सचमुच वेन जियान संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं। क्या आप इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं? मुरोंग फैंग ने मुस्कुराते हुए सुलह का प्रस्ताव रखा। कृपया संग्रह करें, कृपया वोट दें। बैटल किंग के पहले संरक्षक बनने के लिए होन शुन यांग शाओ को धन्यवाद। अध्याय 22 प्रतियोगिता। अचानक हुए इस व्यवधान ने पूरे आयोजन स्थल को उन्माद की स्थिति में डाल दिया और कई लोग ईर्ष्या से हरे हो गए।
मेन फी, जिसने मूल रूप से जियांग चेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योजना बनाई थी, किसी के न देखने पर चुपचाप अपनी सीट पर लौट आया, क्योंकि उसने वेन जियान संप्रदाय में अपनी सारी रुचि खो दी थी। जिन जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और वह चाहती थी कि काश उसे कहीं छिपने की जगह मिल जाए। मुझे इस पर विचार करने दीजिए, ये बहुत अचानक है, जियांग चेन ने सरलता से उत्तर दिया, न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से। कोई बात नहीं। इस प्रतिक्रिया के कारण मुरोग फैंग ने उसके प्रति और भी अधिक सम्मान का भाव विकसित किया। अब तुम मुझसे और किस चीज में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? जियांग चेन ने अब चुप हो चुकी जिन जी की ओर देखा। इतना घमंड मत करो। क्या आपको सच में लगता है कि वेन जियान संप्रदाय के परीक्षण उपकरणों में कोई खराबी है? जियांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। जिन जी उसके सवाल से अवाक रह गई। वह वेन जियान संप्रदाय के शिष्य के सामने कुछ भी अतिरंजित कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। इसके बाद प्रतियोगिता का दौर शुरू हुआ जिसे पूरे महाद्वीप में हर कोई देखना पसंद करता था। लिविंग सोलबो ने प्रतिभा का परीक्षण किया, जबकि प्रतियोगिता ने पिछले वर्ष में प्रत्येक शिष्य के विकास को प्रदर्शित किया। मेन फी उत्सुकता से आगे बढ़ी, जियांग वंश के शिष्यों की ओर देखा और कहा, मैं आप सभी की ही उम्र की हूँ, क्या मैं भी भाग ले सकती हूँ? यह नए साल के दौरान मौज मस्ती के लिए है, बेशक इसमें कोई समस्या नहीं है, जियांग त्यानक्सियोन ने कहा। रूठी हुई जिनजी की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत आगे बढ़ी और बोली, मैं भी भाग लेना चाहती हूँ। वह हमेशा की तरह ही असभ्य थी, उसे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, और वह पहले ही जियांग कबीले के शिष्यों के बीच प्रवेश कर चुकी थी। बहुत से लोग उसके व्यवहार के आदी हो चुके थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि जिनजी इस बात से निराश थे कि जियांग कबीले की प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल शिष्यों की प्रगति और प्रदर्शन का अवलोकन करना था, न कि विजेता का निर्धारण करना, इसलिए नियम बहुत सरल थे। वहां केवल एक ही अखाड़ा था और विजेता को 3 राउंड तक उस अखाड़े की रक्षा करनी थी, सफलता मिलने पर इनाम मिलता था। इससे जियांग चेन को चुनौती देने की जिन जी की उम्मीदें चकनाचूर हो गईं, जबकि बाकी सभी लोग पहले से ही उत्साहपूर्वक अपने काम में व्यस्त थे। सबसे पहले जियांग ऊपर चढ़ी, जिसे हमेशा की तरह दिखावा करना पसंद था। अपने ही उम्र के प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद वह जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। जियांग लू उसे नापसंद करते हुए अखाड़े में कूद पड़ा, जहां एक गैदरिंग युआन क्षेत्र का शिष्य एक क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र के शिष्य से लड़ रहा था। तुम लोगों को धमका रहे हो? जियांग चिल्लाए। क्या तुमने अभी अभी गैदरिंग युआन दायरे में प्रवेश करने में मुझे इतना समय लगने पर मेरा मजाक नहीं उड़ाया? और अगर मैं तुम्हें हरा देता हूं तो तुम्हारा बड़ा भाई भी हरकत में आ जाएगा। वो तो अभी शुरुआती स्तर पर है, क्या यह मुझे धमकाना नहीं है? जियांग लू ने व्यंग्य किया। तो मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगी, मैं हार मानती हूं। जियांग ने चिढ़कर कहा। एक ची संघनन क्षेत्र के शिष्य द्वारा एक सभा युआन क्षेत्र के शिष्य को चुनौती देना निस्संदेह मृत्यु को न्योता देना था। मैं जाऊंगा। जिन जी को लगा कि जियांग चेन और जियांग लू के बीच अच्छे संबंध हैं, इसलिए वह इस महिला को सबक सिखाकर जियांग चेन से बदला लेना चाहती थी। ओह, जियांग लू को भी वह नापसंद आए। हालांकि जिनजी प्रारंभिक चरण के युआन संग्रह क्षेत्र की पूर्णता पर थी, जो उससे कहीं उच्च स्तर था। जियांग लू ने हार मानने की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि उसके पास लड़ने का मौका था। मैं आपको बताता हूं कि प्रतिभा क्या होती है। जिन जी दोनों प्रतिभा परीक्षणों के परिणामों से बेहद असंतुष्ट थी और उसके दिल में दबी हुई ऊर्जा क्यूई थी। उसने अपनी तलवार निकाली, जो एक अनमोल तलवार थी, जिसका ब्लेड उत्कृष्ट परिष्कृत लोहे से बना था, जिस पर अनगिनत बार प्रयोग करने से बने पैटर्न थे जिनमें असीम आकर्षण था, और जिसका मूठ लाल मानिक से जड़ा हुआ था। बैंगनी बांस उड़ने वाला अमर। उसकी तलवार की ऊर्जा बैंगनी रंग की थी, और वह बांस की तरह खंडों में बढ़ती हुई उसके हाथ की हरकतों के साथ जियांग लू की ओर कुंडलित होती जा रही थी। ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार ली होंग और फैन तू की लड़ाई देखते समय जियांग चेन ने तुरंत समझ लिया था कि जियांग लू हार जाएगा। हालांकि यह एक अखाड़े की लड़ाई थी और वह ऊपर जाकर कुछ भी नहीं कह सकता था। जियांग लू ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जरा भी घबराहट नहीं दिखाए, हाथ में घुमावदार कृपान पकड़े हुए। उसकी कृपान की ताकत बहुत अधिक थी और वह भयंकर रूप से वार कर रही थी। अपरिपक्व जियांग लू के कृपान के प्रहार को देखकर जिन जी मन ही मन प्रसन्न हुई, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी तलवारबाजी की कला इस प्रकार की तीव्र कृपान कला का पूरी तरह से प्रतिकार करती है। अपनी कीमती तलवार को हल्के से घुमाते ही बैंगनी रंग की तलवार की ऊर्जा आकाश में फैल गई। धत्तेरी की जियांग चेन जिन जी के इरादे को समझ गई थी। वह जियांग लू के साथ खिलवाड़ करना चाहती थी और उसे थकाकर मार डालना चाहती थी।
वास्तव में जियांग लू के तलवार के वार रुई पर वार करने जैसे थे, वे जिन जी के करीब भी नहीं पहुंच पा रहे थे। कितना बेवकूफ, कितना बेवकूफ। जिन जी अभी भी जोर जोर से उसका मजाक उड़ा रही थी, और जिस क्षण जियांग लू की ताकत खत्म हो गई, उसी क्षण कीमती तलवार अचानक जियांग लू के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह लगी। इससे जनता में तत्काल आक्रोश भड़क उठा, विशेषकर जियांग शिष्यों के बीच। जिन जी की तलवारबाजी की कला इतनी गहरी थी कि वह फिर भी जानबूझकर लोगों के साथ खेलती थी। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी नाराज थे, लेकिन उनके लिए व्यक्तिगत रूप से जिन जी को दंडित करना उचित नहीं था। आखिरकार वे सभी अभी भी युवा थे, और यदि वे जिन जी को दंडित करने के लिए हस्तक्षेप करते, तो ये बात बाहर फैलने पर हंसी का पात्र बन जाती। हालांकि अगर कोई जिन जी को दबा नहीं सका, तो जियांग शिष्यों को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। धिक्कार है। जियांग लू सबसे ज्यादा गुस्से में थी, उसकी इच्छा थी कि वह इस औरत के टुकड़े टुकड़े कर दे। चलो भी, जिन जी ने ताना मारा। अखाड़े के नीचे खड़े जियांग चेन ने तुरंत कहा, बहन जियांग लू, आपकी कृपाण कला का उसकी तलवार कला से प्रतिकार किया जा सकता है, और आपका स्तर निम्न है, जबरदस्ती न करें। ठीक है। जियांग लू ने दांत पीसते हुए स्वेच्छा से अखाड़े से छलांग लगा दी और हार मान ली। कितनी बर्बादी है, जिन जी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। इस पर यहां तक कि जियांग फैंग, जो उसे लेकर आई थी, भी खुद को ये कहने से रोक नहीं पाई, जिन जी, ये ठीक नहीं है। प्रतियोगिता में बलवानों को कमजोरों की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप मेरी बातों से सहमत नहीं हैं, तो आप भी आकर मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जियांग फैंग का स्तर प्रारंभिक चरण का शिखर था, लेकिन वह दूसरे पक्ष को नाराज नहीं करना चाहता था। मैं जाऊंगा। हालांकि जियांग चेन अखाड़े में कूद पड़ा। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। जिन जी द्वारा प्रदर्शित शक्ति को स्पष्ट रूप से केवल जियांग फैंग की उम्र का कोई व्यक्ति ही पराजित कर सकता था, क्योंकि यह प्रारंभिक चरण शिखर क्षेत्र तक पहुंचने का प्रतीक था। जियांग चेन की उम्र मात्र 16 वर्ष थी, और वह हाल ही में गैदरिंग युआन क्षेत्र का साधक बना था, जो जियांग लू से लगभग कोई भिन्न नहीं था। वह जिन जी का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था? मुरोंग फैंग और लीली ने भी हैरानी भरे भाव दिखाए। हा, मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था कि इस तरीके से अगर तुम अखाड़े में नहीं उतरते, तो मैं तुमसे निपट नहीं पाता, लेकिन चूंकि तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो, तो ये तो बहुत बढ़िया है। जियांग चेन को मंच पर चढ़ते देख जिन जी बेहद उत्साहित हो गई। अच्छी प्रतिभा का क्या फायदा? अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप बेकार हैं। पर्याप्त संसाधनों और अवसरों के अभाव में आप अंततः मुझसे हीन साबित होंगे, जिन जी ने आगे कहा। तुम्हें पहले ही 2 बार थप्पड़ पड़ चुके हैं, क्या तुम्हें फिर से थप्पड़ पड़ने का डर नहीं है? अगर इस बार भी हार गए, तो फिर क्या कहोगे? जिन जी हंसी के मारे गुस्से से भर उठी और बोली, वो तो बस एक दुर्घटना थी। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि असमानता क्या होती है। बैंगनी बादल आसमान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जिन जी द्वारा तलवार निकालने के बाद सभी ने वास्तव में पहले जैसा ही परिणाम देखा। अपनी उत्कृष्ट तलवारबाजी कला पर भरोसा करते हुए जिन जी ने व्यावहारिक रूप से जियांग चेन के साथ खिलवाड़ किया। जियांग चेन की तलवार का हर जगह पर जवाब दिया गया, और उसके द्वारा प्रदर्शित तलवारबाजी की कला पर्याप्त कुशल नहीं थी। अपने स्तर पर भी तुम मुझे हराना चाहते हो? ये तो कोरी कल्पना है ना? जिन जी ने उपहास उड़ाया। मंच के नीचे बैठे फैंतू के मन में यह सवाल उठा, युवा स्वामी तलवार के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल क्यों करते हैं? उसने अपनी मालकिन के चिंतित चेहरे को देखा और सच बताने के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन सु परिवार के सुकुन नामक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कर्कश हंसी हंस दी। पिछले 1 साल में जियांग चेन औसत दर्जे का हो गया है, और उसके व्यावहारिक युद्ध कौशल इतने अक्षम हैं। भले ही उसे वेन जियान संप्रदाय द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, कौन जानता है कि उसके विकास के दौरान उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सुकुन थोड़ी देर रुका, फिर गाओ युए की ओर देखकर बोला, महोदया, आपको विवाह विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए, अन्यथा हमारे दोनों परिवारों के बीच संबंध टूटना अच्छा नहीं लगेगा। अध्याय 23 तलवार की नोक। चुप रहो। फैन तू ने विनम्रता नहीं दिखाए और चिल्ला कर कहा, अगर तुमने दोबारा बदतमीजी से बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अभी बाहर निकाल दूंगी। सुकुन ने उसकी ओर देखा और गुस्से में कहा, क्या जियांग परिवार का मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है? एक मामूली नौकर इतनी जोर से चिल्लाने की हिम्मत करता है? मैं सुनना चाहता हूं कि मालिक जी क्या कहते हैं। मेहमानों के लिए जियांग परिवार के स्वाभाविक रूप से अपने तौर तरीके होते हैं, लेकिन अविवेकी लोगों के लिए भी तरीके होते हैं, गाओयू ने उदासीनता से कहा। इन शब्दों ने सुकुन को क्रोधित होने से रोक दिया, लेकिन वह वाक्पटु भी था, अन्यथा उसे सगाई रद्द करने पर चर्चा करने के लिए नहीं भेजा जाता।
उसने जिनजी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़की तो हद ही जिद्दी है ना? मुझे तुम्हारे लोग इसे हराते हुए क्यों नहीं दिख रहे? जियांग चेन की तो बुरी तरह हार होने वाली है। यह जरूरी नहीं कि सच हो, फैन तू ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। ओह, सू कुन हंस पड़ा। वो देखना चाहता था कि जियांग चेन की हार के बाद भी यह व्यक्ति किस तरह से अकड़ दिखाता रहेगा। अखाड़े में जिनजी की तलवार की गति पहले से भी अधिक तेज थी, जो जियांग चेन के प्रति उसकी गहरी नफरत को दर्शाती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलना बंद कर रहा हूँ। हालांकि जैसे ही जिनजी को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, जियांग चेन वास्तव में पीछे हट गया और अपने हाथ में मौजूद लंबी तलवार को अपने बाएं हाथ में ले लिया। चाहे ये भ्रम था या नहीं, जिस क्षण जियांग चेन ने अपने बाएं हाथ में तलवार पकड़ी, एक राजसी तलवार ऊर्जा अखाड़े के हर कोने में फैल गई। क्या आप बाएं हाथ से लिखते हैं? जिनजी स्तब्ध रह गई, उसे बेहद अपमानित महसूस हुआ। वह इतने लंबे समय से खुद पर गर्व करती रही थी, फिर भी दूसरे व्यक्ति ने उससे गंभीरता से मुकाबला तक नहीं किया। तो बात ऐसी है, मैं सोच रहा था कि वेंतियान तलवार बनाने वाला व्यक्ति इतना अक्षम कैसे हो सकता है। मुरोंग फैंग और लीली ने राहत की सांस ली। जियांग चेन के अभी अभी के प्रदर्शन ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वेंतियान तलवार में कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा है तो तुमने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। जिनजी अब और खेलना नहीं चाहती थी, वह विजेता का फैसला करना चाहती थी। बैंगनी प्रकाश के असंख्य रास्ते, तलवार का एक ही वार, अप्रतिरोध्य रूप से तीक्ष्ण और अत्यंत चमकदार। तलवार की ऊर्जा और तलवार का प्रकाश मायावी लंबी तलवारों में परिवर्तित हो गए और जिनजी की गतिविधियों के साथ ही हमले करने लगे। जियांग चेन मानो तूफान में फंस गया था, अनिश्चित स्थिति में था और बचने का कोई रास्ता नहीं था। कचरा! अचानक जियांग चेन चिल्लाया और अपनी तलवार को आगे बढ़ाया, और तलवार की सारी गति गायब हो गई, बैंगनी प्रकाश भी गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? आपको मेरी तलवार चलाने की चाल में खामी का कैसे पता चला? जिनजी बुरी तरह चौंक गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उस पर खून का कोई निशान नहीं था। क्योंकि यह बहुत स्पष्ट है। धिक्कार है। जिनजी ने अविश्वास से अपनी तलवार से फिर वार किया। जियांग चेन ने शांत भाव से उसका सामना किया। उसकी तलवारबाजी जिनजी जितनी दिखावटी नहीं थी, लेकिन उसकी तलवारबाजी तेज और सटीक थी, जो लगातार सरल से जटिल और फिर जटिल से सरल की ओर बदलती रहती थी। कुछ ही समय बाद जिनजी में हार के लक्षण दिखने लगे थे। जियांग चेन को उसे हराने की कोई जल्दी नहीं थी। उसकी तलवार की धार उसके सामने फैली हुई थी और लगातार उसके गाल पर प्रहार कर रही थी। यह आपको शिष्टाचार सिखाने के लिए है। यह आपको सिखाने के लिए है कि सम्मान क्या होता है। ये जियांग लू के लिए है। जियांग चेन इस महिला से उतना सावधान नहीं था जितना जियांग फैंग था। उसने निर्दयता से वार किया और दो ही वार में उसका चेहरा सूज गया। जैसे ही जिनजी के चेहरे पर भयंकर क्रोध का भाव आया, जियांग चेन की तलवार अचानक उसके चेहरे की ओर बढ़ी। ठीक उसी क्षण जब सबको लगा कि तलवार वार करेगी, अचानक रुक गई। यह उसकी गोरी गर्दन से आधी उंगली की दूरी पर था, जिससे जिनजी इतनी डर गई कि उसने एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। तुम फिर हार गए। इस बार क्या कहने का इरादा है? जियांग चेन ने धीरे से हंसते हुए कहा। तुम। जिनजी कुछ बोल नहीं पाए, उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। वह अखाड़े से कूद गई और बिना कुछ बोले चली गई, हालांकि किसी ने उसे रोका नहीं। जियांग फैंग ऊपर जाकर उसे मनाना चाहता था, लेकिन जियांग कुल के शिष्यों के क्रोध को भांपते हुए उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। जियांग चेन, मुझे भी तुम्हारे साथ कोशिश करने दो। जियांग फैंग दहाड़ा और अखाड़े में कूद पड़ा। उसका स्तर प्रारंभिक शिखर था, जो जिनजी के स्तर से भी ऊंचा था। जियांग चेन के लिए जयकारे लगाने वाले लोग भी उसके लिए चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। जियांग वंश के शिष्य होकर तुम गद्दार जैसा व्यवहार क्यों करते हो? जियांग चेन ने पूछा। क्या तुम उसके माता पिता को जानते हो? तुम जो कर रहे हो उससे मुझे नुकसान हो रहा है। जियांग फैंग ने गुस्से से कहा। एक सम्मानित 7 फुट लंबा आदमी किसी महिला से लिपट कर रहने की सोच रहा है, ये कितना हास्यास्पद है। जियांग चेन की घृणा उसके दिल की गहराई से निकली थी। शाबाश, आज मैं तुम्हारे उस घूंसे का भी बदला ले लूंगा जो तुमने मेरे छोटे भाई को मारा था। जियांग फैंग जियांग लू की तरह एक घुमावदार कृपान का उपयोग करता था। कृपान और तलवारें अलग अलग होती हैं। कृपान एक शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली मार्ग का अनुसरण करती हैं, जो क्षेत्र में बढ़त होने पर लगभग अजेय होती हैं। इसलिए जियांग फैंग ने इस बारे में जरा भी नहीं सोचा और अकड़ दिखाते हुए अपनी तलवार से वार किया।
हालांकि जियांग चेन ने वास्तव में वार से बचने की कोशिश करने के बजाय उसे रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई। भले ही उनके क्षेत्र एक ही हो, फिर भी इस हमले से बचना चाहिए, मुरो फैंग ने धीरे से कहा। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न होती तो जियांग चेन की तलवार दूर जा गिरती और वह जमीन पर गिर जाता। हालांकि तेज नजर वाले लोगों ने गौर किया कि जियांग चेन की तलवार पर दिखाई देने वाली तलवार की रोशनी लगातार संघनित और घूमती हुई थी। एक जोरदार थप्पड़ के साथ घुमावदार कृपाण ने उस पर प्रहार किया, लेकिन लंबी तलवार स्थिर रही। इसके विपरीत जियांग फैंग को पीछे धकेल दिया गया। ये कैसे संभव है? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। केवल जियांग चेन ही यह जानता था कि ट्रू युआन में परिवर्तित होने पर भी सर्पिल रूप में प्रवाहित हो सकती है। इस बार जियांग चेन ने तलवारबाजी की बारीकियों में उससे प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि अपनी तलवार का इस्तेमाल ताकत जुटाने के लिए किया और आमने सामने की लड़ाई के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। वह इस अहंकारी व्यक्ति को पूरी तरह से हराना चाहता था और जियांग फैंग के समर्थन से ऐसा करके वह वास्तव में सभी को आश्चर्यचकित कर देगा। क्या आप प्रारंभिक चरण में नहीं हैं? जियांग फैंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्रदर्शन जिनजी से भी बदतर होगा। इस तथ्य को स्वीकार न कर पाने के कारण उसने अपनी ताकत का और भी अधिक बेतहाशा इस्तेमाल किया। तलवार और कृपाण दो नशे में धुत पागलों की तरह आपस में टकरा गए। टकराना अंततः जियांग फैंग की घुमावदार तलवार टुकड़ों में बिखर गई और वह हौंफते हुए अखाड़े के किनारे पर पीछे हट गया। तुम्हारी तलवारबाजी तो जिन जी से भी बदतर है, इसीलिए तो उसने तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत की, जियांग चेन ने उपहास उड़ाते हुए कहा। धिक्कार है। जियांग फैंग अनिच्छुक था और फिर से लड़ना चाहता था। जियांग चेन ने सिर हिलाया और ताना मारते हुए कहा, नीचे उतर जाओ। अगर लड़ते रहे तो तुम्हारी हार जिनजी की हार से भी बदतर होगी। जियांग फैंग को जिनजी का सूजा हुआ चेहरा याद आया और उसके दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। वह झट से अखाड़े से कूद गया। जियांग चेन की लगातार 2 जीत, साथ ही लीविंग सोल्बो और विन तियानस्वॉट के प्रदर्शन ने पूर्वी आंगन के लोगों को अविश्वसनीय रूप से उत्साहित कर दिया। अरे सु, क्या तुम्हारी छोटी मालकिन ऐसा कर सकती है? फैन तूने वहीं से ताना मारा। सुक उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह मन ही मन जिन जी और जियांग फैंग को निकम्मा होने के लिए कोस रहा था। बाहरी तौर पर उसने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, एक पुरुष और एक महिला की तुलना कैसे की जा सकती है? मैं हमेशा से कहता आया हूं कि सुकियान के पास बेहतर विकल्प है। देखना। सुकुन ने रहस्यमय मुस्कान के साथ मंच की ओर इशारा किया। गाओ यू और फैंतू ने उधर देखा तो पाया कि मेंगफी आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और मंच पर चढ़ गया। हालांकि वह अभी अपने चरम प्रदर्शन के शुरुआती चरण में है। आपको शायद ये पता न हो, लेकिन मेंगफी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली है। क्या? अखाड़े में मौजूद मेंगफी ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और एक लंबी, अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट तलवार की गर्जना गूंजी, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। इस उम्र में तलवारबाजी में महारत हासिल कर लेना, इस मेंगफी के पास वाकई कुछ हुनर है, लीली ने कहा। वेन जियान संप्रदाय के शिष्य होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि तलवार की नोक क्या होती है, और उन्होंने तलवार की नोक में महारत भी हासिल कर ली थी, लेकिन वे मेंगफी से काफी बड़े थे। जियांग चेन, तुम चाहो तो लड़ाई न करो। तुम्हारा स्तर उससे कम है और तुम पहले ही लगातार 2 मैच जीत चुके हो, इतना काफी है, जियांग लू ने कहा। तुम बिना लड़ाई के भागना चाहते हो? मेंगफी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आपको एक बात माननी होगी। विवाह विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर अध्याय 24, मेंगफी को परास्त करें। तलाक का पत्र। आपका मतलब सू कियान से है? तलाक का पत्र तो पहले ही लिखा जा चुका है और मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तलाक का पत्र लिखने की? मेंगफी ने ठंडे स्वर में कहा। अभी मैंने जो शब्द कहे वे कमजोरी की निशानी या स्पष्टीकरण नहीं थे, बल्कि एक तथ्य का बयान थे। साथ ही आपने मेरी मां के बारे में अपमानजनक बातें कही हैं और मैंने अभी तक आपसे इसका हिसाब नहीं लिया है। मेंगफी अचंभित रह गई, फिर जोर से हंसते हुए बोली, क्या मतलब, तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम पहले से ही अजेय हो? अगर मैं तुमसे नहीं जीता तो मुझे लगातार 3 जीत का इनाम नहीं मिलेगा। मैं अजेय तो नहीं हूं, लेकिन तुम्हें हराना ही मेरे लिए काफी है। अगर तुमने तलाक का पत्र नहीं लिखा तो मैं आज तुम्हारी जमकर पिटाई करूंगा। इस तरह जियांग चेन को पछाड़कर ही कोई यह नहीं कहेगा कि मेंगफी ने एक ऐसी महिला को चुना जिसे कोई नहीं चाहता था, बल्कि यह कहेगा कि जियांग चेन सू कियान के लायक नहीं था। ये सब बकवास है, जियांग चेन ने कहा। तो मेरी तलवार देखो।
मेन फी और जियांग फैन के बीच अंतर ये था कि न केवल उनका स्तर जिन जी से उच्च था, बल्कि उनकी तलवारबाजी भी कहीं अधिक दुर्जेय थी। तलवार निकालते समय उसकी हरकतों से यह स्पष्ट हो गया था। नीले प्रकाश की रोशनी। आज वो मुसीबत मोल लेने की हिम्मत करके आया था, इसलिए उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक थी। जैसे ही उसने तलवार निकाली और उसकी नोक को नियंत्रित किया, अखाड़े में एक अदृश्य ऊर्जा भर गई। तलवार की गति अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न हुई और एक नीली तलवार की चमक निकली, जिसने अखाड़े के ऊपर के आकाश को घेर लिया, जिससे लोगों के लिए अपनी आंखें खोलना असंभव हो गया। ये कहना भी जरूरी है कि जियांग चेन, जो अभी भी अखाड़े में खड़ा था, इस तलवार का सामना करने में कितना असहाय था। ऐसा लगता है कि उसे एक अच्छा गुरु मिला है। मुरोंग फैंग ने मेन फी की तलवार पर टिप्पणी की। 10,000 पहाड़ों में इस तरह की उत्कृष्ट तलवारबाजी बहुत दुर्लभ थी। मेन फी ने वेनतियान तलवार नहीं निकाली, जिससे पता चलता है कि उसकी प्रतिभा जियांग चेन से कम थी, लेकिन वह पहले ही परिपक्व हो चुका था और उसकी साधना अपने साथियों के बीच उत्कृष्ट थी। हालांकि जियांग चेन के प्रदर्शन में बदलाव के बावजूद शांत रहने का एक जादुई गुण था। दृष्टिहीन होकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने बाएं हाथ में तलवार उठा ली। अचानक, मानो किसी बात का आभास होते हुए, उसने अपनी तलवार से प्रहार किया। एक तीखी डिंग ध्वनि के साथ नीली रोशनी गायब हो गई। वह सचमुच उस तलवार को बेअसर करने में कामयाब हो गया। लियू फी बहुत हैरान लग रही थी। वह मेन फी को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसे पता था कि उसकी तलवार असल में धोखा दे रही थी। नीले प्रकाश की रोशनी की विशेषता ये थी कि यह एक क्षेत्र को ढक लेती थी और इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका था कि जल्दी से पीछे हट जाएं और दूर रहें। लेकिन प्रतियोगिता के मैदान में जियांग चेन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से जियांग चेन ऐसी स्थिति में भी बचाव करने में सक्षम रहा। जियांग चेन के होठों के कोने पर आई हल्की सी मुस्कान पर किसी का ध्यान नहीं गया। मेन फी से लड़ते समय ऐसा लग रहा था मानो उसके चारों ओर अनगिनत फल प्रकट हो रहे हों, जो लगातार उसके शरीर द्वारा अवशोषित हो रहे हों, और ये फल तलवार की शक्ति थे। वह मेन फी के साथ अपने संवादों का उपयोग खुद को बेहतर बनाने और निकट भविष्य में स्थित स्वॉर्ड पॉइंट तक पहुंचने के लिए कर रहा था। यह एक युद्ध प्रतिभा की शक्ति थी। जब कोई शत्रु जियांग चेन को तूफानी आक्रमण से पराजित नहीं कर पाता और उसे बचाव करने का मौका मिल जाता, तो वह तेजी से विकसित होता। नीले बादलों की ओर उड़ान भरते हुए मेन फी को उम्मीद थी कि एक तलवार जियांग चेन को हराने में नाकाम रहेगी, और दूसरी तलवार भी तुरंत उसके पीछे आ गई। नीला प्रकाश लगभग एक विशाल तलवार की चमक में परिवर्तित हो गया, जो एक उग्र लहर की तरह आगे बढ़ रहा था। हालांकि जियांग चेन फिर भी इससे बच निकला और उसने ये कारनामा बड़ी कुशलता से किया। दुश्मन के हमले से बचना आसान काम नहीं था, इसके लिए दुश्मन के इरादे का पहले से अनुमान लगाना और उनके हमला करते ही तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक था। अन्यथा न केवल व्यक्ति बचने में असफल होगा, बल्कि उसे गंभीर चोटें भी लगेंगी। दूसरे शब्दों में, जियांग चेन ने मेन फी की तलवार की चाल को भांप लिया, जिसने तलवार की नोक को नियंत्रित किया, जिससे यह तलवार पूरी तरह से अप्रभावी हो गई। उसी समय जियांग चेन ने भी तलवार चलाई। यह अब भी एक सरल लेकिन तेज तलवार की गति थी, जिसमें 3 फुट लंबा हरा ब्लेड तलवार की चमक बिखेर रहा था, जो तेज और घातक था। असंख्य नीली रोशनी। मेन फी जियांग चेन के हमले से कभी नहीं बचता, जो उससे निचले स्तर का था। उसने आमने सामने की लड़ाई के लिए अपनी तलवारबाजी की चाल को सक्रिय कर दिया। इस तलवार में शुरुआती तलवारबाजी की चाल से समानताएं थीं। असंख्य नीली रोशनी अचानक फूट पड़ी, जिससे लोगों को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और तलवार की धार घास में छिपे एक विषैले सांप की तरह थी, जो घातक प्रहार करने के लिए तैयार थी। डिंग। हालांकि जियांग चेन की तलवार ने फिर भी उसकी तलवार की धार को सटीक रूप से रोक दिया। अरे यार, तुमने ये कैसे देख लिया? लगातार 2 बार, खासकर इस बार नीला प्रकाश और भी चकाचौंध भरा था, फिर भी यह जियांग चेन पर कोई असर नहीं कर सका। मैं इसे आंखें बंद करके भी महसूस कर सकता हूं, जियांग चेन ने व्यंग्य किया। धत्तेरी की। मेन फी दहाड़ा। जैसे ही उसने अपना वार किया, उसे जियांग चेन की कमजोरी का एहसास हुआ और उसे पूरा विश्वास था कि यह तलवार उसे हरा देगी। लेकिन जियांग चेन को मानो दैवीय सहायता प्राप्त थी, क्योंकि वह हमेशा अप्रत्याशित तरीकों से उसकी तलवारबाजी को बेअसर करने में कामयाब हो जाता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पाया कि भीषण युद्ध के दौरान जियांग चेन की तलवारबाजी वास्तव में सुधर रही थी। पहले तो उसे लगा कि यह एक भ्रम है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब जियांग चेन ने वार किया तो तलवार की हल्की सी गूंज सुनाई दी, जिससे वह बहुत घबरा गया। वह स्वॉर्ड पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है।
यह महसूस करते हुए कि उसका इस्तेमाल एक सीढ़ी के रूप में किया जा रहा है, मेनफी शर्म से आग बबूला हो गया। तुम मेरे लिए मर जाओगे। लेकिन मेनफी के शब्द पूरी तरह समाप्त होने से पहले ही जियांग चेन के हाथ में मौजूद लंबी तलवार से एक देर तक गूंजती हुई ध्वनि उत्पन्न हुई जो काफी देर तक बनी रही। तलवार की नोक। ऐसा लगता है कि लड़ाई अब समाप्त होने वाली है। जियांग चेन ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और उसके हाथ में मौजूद तलवार उल्कापिंड की एक लकीर में बदल गई, जो तेजी से आगे की ओर गिरी। ये तलवार कितनी भयानक है। मुझे इस तलवार का इस्तेमाल करना ही होगा। मेनफी हौंफते हुए अनिच्छा से अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को घुमाने लगा। नीला ड्रैगन राक्षसों को वश में करता है। जैसे ही तलवार का ये वार किया गया, मेनफी ने तुरंत तनाव का अनुभव किया, मानो वह चीखी सांस को रोक रहा हो। अरे नहीं, बड़े भाई ने अभी तक इस तलवार पर पूरी महारत हासिल नहीं की है, वो इसे असली लड़ाई में कैसे इस्तेमाल करेंगे। मंच के नीचे खड़ी लियूफी चिंता से भर उठी। पूरे आयोजन स्थल में मेनफी को सबसे अच्छी तरह समझने वाली होने के नाते वह जानती थी कि उसके बड़े भाई घिर गए हैं। न केवल वह, बल्कि उपस्थित कई अनुभवी और प्रभावशाली लोगों को भी लगा कि मेनफी अब बहुत बड़े खतरे में है। चाहे जियांग चेन के लिए हो या खुद के लिए, अनियंत्रित तलवारबाजी की चाल का जबरन इस्तेमाल करने से चमत्कार हो सकता है, लेकिन इसके भयानक परिणाम भी हो सकते हैं। हालांकि जियांग चेन ने इन दोनों परिणामों के घटित होने का इंतजार नहीं किया और अपनी तलवार से जोरदार प्रहार किया। तलवार की नोक मेनफी की तलवार पर लगी। मेनफी, जो अभी भी अपनी गति बढ़ा रहा था, एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह हो गया। उसका शरीर जोर से उछला और जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से खून निकल आया। किसी प्रतियोगिता में किसी को इस हद तक हराना कुछ ज्यादा ही था, लेकिन मेनफी ने खुद ही यह मुसीबत मोल ली थी। लगता है तुम्हारी 10,000 पहाड़ों की प्रतिभा इससे ज्यादा कुछ नहीं है, जियांग चेन ने उपहास किया। अब मैं तुम्हें मेरी मां से माफी मांगने का मौका दे रहा हूं, वरना। जब वह बोल रहा था, जियांग चेन की लंबी तलवार प्रतिद्वंद्वी की गर्दन पर टिकी हुई थी। मेनफी ने हठपूर्वक अपना सिर उठाया, तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए गर्व से कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे जान से मार दो। मुझे तुम्हें नीचा दिखाने का मौका मत दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करूंगा? मेनफी को तुरंत अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। जियांग चेन पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। उसके शब्दों को सुनकर उसकी आंखों में असीम हत्या का भाव उमड़ आया और उसने अपनी लंबी तलवार को और भी तेजी से आगे बढ़ाया। नहीं, नहीं, नहीं। मेनफी इतना भयभीत हो गया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई और वह सीधे जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया, जियांग चेन से दया की भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि जियांग चेन की तलवार से बचने के लिए। लंबी तलवार उसके सिर के ऊपरी हिस्से को छूते हुए गुजरी, जिससे उसके काफी काले बाल कट गए। हे, लगता है तुम भी मौत से डरते हो। जियांग चेन का अभी अभी का उग्र रूप मानो एक भ्रम था। इस समय उसने मेनफी को एक शरारती मुस्कान के साथ देखा। हम्फ। मेनफी उठी और जाने ही वाली थी कि उसे उठना पड़ा। मैंने कहा, मेरी मां से माफी मांगो। इस बार जियांग चेन ने न केवल बात कही, बल्कि अपनी तलवार से मेनफी की पीठ पर वार भी किया। कृपया चंदा इकट्ठा करें और वोट दें। नई किताब के प्रकाशन के समय मुझे अपने सभी दोस्तों के समर्थन के बिना काम नहीं चल सकता। अध्याय 25। घटनाओं में अचानक आया बदलाव। रुकना। ठीक उसी क्षण एक मंद आवाज सबके कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। जियांग चेन के चेहरे के भाव बदल गए और वह पूरी गति से अखाड़े से बाहर निकल गया। लगभग उसी समय जिस स्थान पर वह अभी खड़ा था, वहां एक बड़ा गड्ढा विस्फोट करके खोद दिया गया। जब सभी लोग आश्चर्य से हौंफ रहे थे, तभी मैदान में एक अधेड़ उम्र की महिला प्रकट हुई, जो दाओवादी नन के वेश में थी, जिसकी दो भौहें नीचे की ओर झुकी हुई थीं, जो कुछ हद तक डरावनी लग रही थी। गुइया। उपस्थित लोगों ने उसे पहचान लिया। गुइया अपने हाथ पीठ पीछे बांधे भीड़ की ओर नीचे देखती हुई खड़ी थी, बोलने ही वाली थी कि तभी गाओयू ने अचानक दौड़कर आए और डांटते हुए बोली, तुम क्या करना चाहती हो? अगर तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। अगर जियांग चेन अभी समय रहते बचाव न किया होता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। गुइया को उम्मीद नहीं थी कि विवाहित महिला के वेश में गाओ यूए उसे डांटने की हिम्मत करेगी। जैसे ही वह क्रोधित होने वाली थी, उसने गाओ यूए से निकलती एक विनाशकारी ऊर्जा महसूस की और उसकी बादामी आंखों में झलकती तीक्ष्णता किसी अद्वितीय तलवार के समान थी। इससे वह एक पल के लिए अपना संयम खो बैठी, लेकिन सौभाग्यवश गाओ यू की आभा ने उसे बचा लिया। तुरंत गायब हो गई, जिससे उसे लगा कि यह एक भ्रम था।
हालांकि इस संक्षिप्त क्षण में उसे गाओ यू से बात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जियांग वेंटियन और जियांग परिवार के मुखिया ने उससे बात करने का निर्णय लिया। दौड़कर वहां आ गए। गुई या, तुमने मेरे जियांग चेन पर इतना जोरदार प्रहार क्यों किया? अगर मैंने कार्रवाई नहीं की होती तो वह मेरे शिष्य की पीठ में भाला घोंप देता, जिससे वह लकवाग्रस्त हो जाता, गुई या ने कहा। यह सुनकर मेनफी चौंक गया और उसकी निगाहें जियांग चेन की ओर मुड़ गईं। की ओर गहरी आशंका से भरी हुई थी। जियांग चेन उसे एक तलवार से मार डालना चाहता था और दूसरी से अपंग कर देना चाहता था, परिणामों की बिल्कुल परवाह किए बिना। इसके बारे में सोचकर ही उसे डर लगने लगा। हमारी मौजूदगी में ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग वेंटियन ठंडे लहजे में कहा। आपने अपने शिष्य को हमारे वार्षिक भोज में भाग लेने दिया, जबकि आप स्वयं छुपकर बैठे रहे। आपका इरादा क्या था? जियांग तियानेक्सियोन पूर्वी और पश्चिमी प्रांगण की प्रतिद्वंद्विता पर ध्यान नहीं दिया। सभी ने गुई या की ओर देखा और उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। तो मैं सीधे सीधे कह देता हूं, मेरे शिष्य और सू परिवार की सू कियान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और साझेदार बन गए हैं, लेकिन सू कियान और जियांग चेन बीच भी विवाह अनुबंध है, इसलिए मैं इस विवाह को भंग करना चाहता हूं। गुई या ने स्पष्टवादिता से, बिना किसी अनावश्यक शब्द के, बात की और वह असाधारण रूप से प्रभावशाली थी। जियांग वेंटियन ने इस मामले के बारे में सुना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इसमें गुई या भी शामिल होगी। उसने गाओ यू और जियांग चेन को हैरानी से देखा। गाओ यू असमंजस में थी, उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। दादाजी, शादी तो पहले ही टूट चुकी है। तलाक का पत्र सू परिवार को भेज दिया गया है, जियांग चेन ने कहा। ओह क्या आपको पता है कि तलाक के पत्र का एक युवती पर कैसा प्रभाव पड़ता है? इस मौजूदा पूर्वी आंगन को देखते हुए आप सचमुच बेखबर हैं। बिल्कुल, सू कियान को तलाक देने का आपको क्या अधिकार है? मेन फी ने तुरंत कहा। जियांग चेन ने ताना मारते हुए कहा, पहली बात तो यह है कि मुझसे सगाई होने के बावजूद वह किसी दूसरे पुरुष के साथ अंतरंग संबंध में थी, और उसने ये सब बड़े ही अहंकार और बेशर्मी से किया। दूसरी बात, उसने मेरी मां से अभद्र भाषा में बात की और अपने बड़ों का कोई आदर नहीं दिखाया। इन दोनों बातों से यह साबित होता है कि उसने एक स्त्री के नैतिक मूल्यों का उल्लंघन किया है। उसे तलाक देने में क्या बुराई है? यहाँ अधिकार इस बारे में नहीं है कि कौन क्या करता है, बल्कि ताकत के बारे में है। गुई या ने हंसते हुए जियांग चेन को देखा। के गंभीर शब्द काफी मनोरंजक लगे। क्या आप हमारे जियांग परिवार को धमकी दे रहे हैं? क्या आप वाकई आश्वस्त हैं? जियांग वेंटियन उससे कहा। ओल्ड मास्टर जियांग मनो, फैंग ली जियांग के बिना जियांग परिवार की ताकत पहले ही बहुत कम हो चुकी है। आपको मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। फैंग ली जियांग की उपस्थिति ने ही इन वर्षों में नानफेंग रिज को अपना क्षेत्र स्थापित करने में सक्षम बनाया। अब जब वह चला गया है तो कई लोग इस पर लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। आपका जियांग परिवार शांत नहीं है। क्या आप वाकई शादी के नाम पर मुझसे पंगा लेना चाहते हैं? गुई या घमंड से कहा, आखिरकार कई ताकतें मुझे आमंत्रित करना चाहती हैं। ये सुनकर जियांग परिवार के सदस्यों के चेहरे बिगड़ गए, और जाहिर है कुछ लोग खुश हो रहे थे, जैसे कि भाई जियांग फेंग और जियांग जियांग। बाहरी लोगों में वेन जियांग संप्रदाय के शिष्य शामिल थे। ने प्रतीक्षा करो और देखो का रवैया बनाए रखा। जियो हाय अचानक कुछ महसूस हुआ और वह खड़ा हो गया। वरिष्ठ, जियांग चेन से झगड़ा करने की चाह रखने वाले आप अकेले नहीं हैं, मैं भी यही चाह रहा हूं। अहंकार से भरी गुई या ने उसकी ओर एक नजर डाली और कहने ही वाली थी, तुम कौन हो? तभी अचानक उसे वह कुछ जाना पहचाना लगा और उसने कहा, तुम महान गुरु काओ के शिष्य हो। हाँ। ओह, क्या कुछ हुआ? गुई या ने उत्सुकता से पूछा। कुछ समय पहले इस जियांग चेन ने मेरी दोनों बाहें तोड़ दी थीं। आज मेरे गुरुजी मुझ पर अपना सारा गुस्सा निकालेंगे। लंबे समय से चुप रहे शाओ हाई ने आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने गुरु को उनकी ओर आते हुए देखा था। क्या यह महज एक क्षणिक सफलता हो सकती है? अंतहीन निराशाओं के बाद ईस्ट कोर्टयार्ड में आज जियांग चेन के प्रदर्शन से उम्मीद की किरण जगी, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी ऐसी मुसीबत आने की उम्मीद नहीं थी। तभी सबने देखा कि काओ चेंग हुआ उनकी ओर आ रही है। महान गुरु काओ। गुई या ने तुरंत मुस्कुराने का चेहरा बना लिया। महाद्वीप पर सभी की यही राय थी, किसी भी आध्यात्मिक रसायनज्ञ को नाराज न करें। ये लोग न केवल आध्यात्मिक गोलियों को नियंत्रित करते थे, बल्कि इनके भयानक संबंध भी थे। हा, जियांग चेन, लगता है आज तुम्हारा दिन चैन से नहीं गुजरेगा। पता नहीं नतीजा क्या होगा। मेन फी मन ही मन खुश होते हुए सोच रही थी।
काओ चेंगहुआ यहाँ उपद्रव मचाने आया था और उसने किसी को भी अच्छी नज़र से नहीं देखा। फैन तू ने कहा, यह आपका शिष्य ही था जिसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मालकिन के साथ छेड़छाड़ की। फैन तू, जियांग वेंटियन ने गुस्से में जल्दी से चिल्लाया। वह आगे बढ़ा और बोला, महान गुरु, शायद यहाँ कोई गलतफहमी हो गई है। काओ चेंगहुआ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। फैन तू की ओर देखा और कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, जब मेरे शिष्य ने कहा कि वह एक आध्यात्मिक रसायनज्ञ है, तो क्या उसे तब भी थप्पड़ मारा गया था? बिल्कुल सही, फैन तू ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। यह उसके गुरु का आदेश था। जियाओ हाई ने जल्दी से जियांग चेन की ओर इशारा करते हुए कहा, जब उसने खुद को मेरा शिष्य बताया तब भी तुमने उसकी बाहें तोड़ दी। लगता है तुम्हारे जियांग परिवार को आध्यात्मिक रसायन शास्त्रियों की जरूरत ही नहीं है। काओ चेंगहुआ के शब्दों ने पूरे जियांग परिवार को झकझोर दिया। सभी सदस्यों के चेहरे पीले कर दिए और आनंदमय वातावरण गायब हो गया। बिल्कुल सही, जियांग परिवार को बेकार आध्यात्मिक रसायन शास्त्रियों की कोई जरूरत नहीं है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जियांग चेन ने इसी क्षण बोलना शुरू किया, गुरुजी, ये वही हैं, ये वही हैं। शाओ हाई ने उत्साह से उसकी ओर इशारा किया। काओ चेंगहुआ ने गंभीर चेहरे के साथ उधर देखा और अचानक जम गया। क्या ये वही व्यक्ति नहीं था जिससे वह कुछ दिन पहले फेइमा व्यापारी संघ में मिला था? मुझे इतनी जल्दी आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी, सीनियर, जियांग चेन ने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। ये मेरे युवा मित्र, क्या ये तुम हो? मैं हूँ, महान गुरु काओ। मेरे गुरु को आपकी समस्या पहले से ही पता है। मैं अगली बार आपको बताने की सोच रहा था, लेकिन लगता है कि अब आप इसे नहीं सुनना चाहते, जियांग चेन ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? घटनाक्रम के अचानक हुए इस मोड़ ने काओ चेंगहुआ को स्तब्ध कर दिया। वह जल्दी से शांत हुए और बोले, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने मेरे शिष्य को क्यों मारा? जियांग चेन ने एक ची गैदरिंग पिल निकाली, उसे सौंपते हुए कहा, ये ची गैदरिंग पिल आपके शिष्य ने तैयार की है। देख लीजिए कि इसमें कोई समस्या तो नहीं है। काओ चेंगहुआ ने उसे उठाया और ऊपर से नीचे तक जांचा। उन्हें लगा कि उनके शिष्य ने रसायन शास्त्र में कोई गलती की है, लेकिन जल्द ही उनकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। मेरे युवा मित्र, क्यूई गैदरिंग पिल में कोई समस्या नहीं है। वास्तव में ये बहुत शुद्ध है। उसके बगल में खड़े शाओ हाई ने अपनी छाती फुलाकर कहा, गुरुजी, ये तो स्वाभाविक है। स्पिरिट पिल अपने आप में ठीक है, लेकिन उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री अलग है। ये सुनकर जियाओ हाई का चेहरा पीला पड़ गया और काओ चेंगहुआ का चेहरा गंभीर हो गया। उसने स्पिरिट पिल को मसलकर नाक से सूंघा। ऐसा कैसे हो सकता है? काओ चेंगहुआ ने दूसरी श्रेणी की स्पिरिट पिल में इस्तेमाल होने वाली सामग्री देखी और उसकी घनी भौहें तन गईं। जियांग चेन ने कहा, आपके शिष्य की रसायन विद्या में कुछ कमियां होने के कारण सफलता सुनिश्चित करने के लिए वह केवल ऐसी सामग्रियों का ही उपयोग कर सकता है। इसकी कीमत यह है कि मेरे जियांग परिवार ने पिछले 2 वर्षों में बहुमूल्य सामग्रियां बर्बाद की हैं और हमें अंधेरे में रखा गया, जिससे हमें भारी शुल्क चुकाना पड़ा। महान गुरु काओ, क्या आपको लगता है कि मुझे उसकी भुजाएं तोड़ देनी चाहिए थी या नहीं? अध्याय 26, पिता का उद्धार। तुम काओ चेंगहुआ ने शियाओ हाई की ओर इशारा किया। वह अवाक रह गया, उसका चेहरा लगभग विकृत हो गया था। अगर यह बात बाहर फैल गई तो उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। भविष्य में कौन उससे रसायन विद्या के बारे में पूछने की हिम्मत करेगा? शाओ हाई चाहता था कि वह खुद को 2 थप्पड़ मार ले। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका राज खुल जाएगा, खासकर तब जब गाओयू को चिढ़ाने के लिए उसे पहले भी पीटा जा चुका था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियांग चेन के पास ये चाल होगी। अब से तुम मेरे शिष्य नहीं हो। हमारे बीच अब कोई संबंध नहीं है। गुरुजी, जियाओ हाई विलाप करते हुए बोला। उसे ऐसा लग रहा था मानो मर जाना ही बेहतर होगा। काओ चेंगहुआ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। गहरी सांस ली, जियांग वेंटियन की ओर देखा और कहा, जियांग परिवार के मुखिया, घर का कामकाज ठीक से न संभालने की गलती मेरी है। पिछले 2 वर्षों में जियांग परिवार को हुए सभी नुकसानों की भरपाई मैं करूंगा। कोई जरूरत नहीं। जियांग वेंटियन ने देखा कि हालात बेहतर हो गए हैं और उन्हें लगा कि जीवन के उतार चढ़ाव वाकई बहुत ही रोमांचक हैं। महान गुरु काओ, ये ठीक नहीं है। आपके शिष्य को इस तरह पीटा गया। ये देखकर गुई या बहुत नाराज हो गई। उनका गुरु 6ठी कक्षा का आध्यात्मिक रसायन शास्त्री है। अप्रत्याशित रूप से काओ चेंगहुआ की हल्की फुल्की टिप्पणी ने गुई या को सदमे से मंच से लगभग गिरा ही दिया और वह चिल्लाई, ये कैसे संभव है? ये संभव क्यों नहीं है? यह अभी भी एक रूढ़िवादी अनुमान है।
प्रथम श्रेणी की दिव्य श्रेणी की आत्मा की गोलियों को इतनी उच्च सफलता दर के साथ परिष्कृत करने में सक्षम होना कम से कम छठी या सातवीं श्रेणी के स्तर तक तो पहुंचता ही है। ये गुइया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। जियान चेन ने अचानक कहा, महान गुरु काओ, मेरे गुरु ने कहा था कि आपकी रसायन विद्या की समस्या ताप नियंत्रण में निहित है, विशेष रूप से उच्च और निम्न ताप के बीच स्विच करने में त्रुटियां हैं। इस बिंदु पर वह रुका, अपने आसपास के लोगों पर सावधानीपूर्वक नजर डाली और फिर दूसरे व्यक्ति के कान में कुछ फुसफुसाया। काओ चेंगहुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर खुशी से झूम उठी और उत्साह से बोली, हाँ बिल्कुल, यह विचार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाहरी लोग अचंभित रह गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियांग चेन के एक वाक्य से काओ चेंगहुआ इतना उत्तेजित हो जाएगा और अपना आपा खो देगा। अब गुइया को इस बात पर पूरा यकीन हो गया था। उसने अपना घमंडी रवैया बदलते हुए जल्दी से कहा, ओह जियांग परिवार के मुखिया, मैंने अभी जो कहा वह थोड़ा अस्पष्ट था, कृपया बुरा न माने। क्या ऐसा है? अभी जब आपने मुझे धमकी दी थी तब आप काफी उत्साहित नहीं थे। जियांग चेन ने अपने दादाजी के बोलने से पहले ही बीच में टोकते हुए पूछा। गलतफहमी, ये सब गलतफहमी है। मैंने सुना है कि सू कियान ने मेरा तलाक का पत्र फाड़ दिया। जियांग चेन ने फिर कहा, हाँ अच्छा, मैं आज एक और पत्र लिखूंगा। तुम और तुम्हारा शिष्य इसे स्वयं सू परिवार को सौंप दोगे। आज के मामले को मैं भूल जाता हूं, जियांग चेन ने कहा। निर्दयी। वेन जियान संप्रदाय के मुरुग फैंग और ली हालांकि पूरी कहानी से अनजान थे, लेकिन अभी हुई बातचीत से उन्हें मिंगफी की परेशानी का कारण पता चल गया। वह न केवल असफल हुआ, बल्कि उसे तलाक का पत्र भी वापस करना पड़ा। सू कियान के चेहरे के भावों की कल्पना की जा सकती है। कोई बात नहीं, गुइहा ने मिंगफी की गंभीर अभिव्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। तो फिर हम पहले निकलेंगे। गुइया ने मिंगफी को खींचकर दूर ले गया और कनिष्ठ शिष्य लियूफी भी तुरंत उसके पीछे पीछे चला गया। क्या आप थोड़ी देर नहीं रुकेंगे? जियांग वेंटियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नहीं, गुइया बिना पीछे देखे चली गई, अचानक पहुंची और जल्दी से रवाना हो गई। मिंगफी, क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकती हो? जियांग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। मिंगफी, जो जाने ही वाली थी, रुक गई, फिर विकृत चेहरे के साथ पीछे मुड़ी। गुइया असमंजस में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसके कनिष्ठ शिष्य लियूफी ने उसे कारण बताया। जल्दी माफी मांगो, गुइया चिल्लाए। तो मिंगफी गाओ युए के सामने आकर बोलने ही वाली थी। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी माफी बेकार है, गाओ यू ने ठंडे लहजे में उसे टोकते हुए कहा। इसके तुरंत बाद गुइया और उनके दो शिष्य चुपचाप चले गए। हा, जियांग वेंटियन बेहद प्रसन्न होकर खिलखिला उठा। उसने काओ चेंगहुआ को सम्मान के आसन पर बैठने का निमंत्रण दिया और अपने मुख्य आसन पर लौट गया। अचानक उसकी नजर जियांग तियानिक्सियोन पर पड़ी और उसने कहा, दूसरे भाई, अब आपके रुकने का समय आ गया है। पिताजी। जियांग तियानिक्सियोन ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम्हें जियांग चेन के शीतकालीन शिकार के समाप्त होने के बाद ही रुक जाना चाहिए था। जियांग तियानिक्सियोन को यह एहसास हुआ, उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया, वह सोच में डूबा हुआ था। जियांग वेंटियन ने आगे कहा, किसी परिवार के लिए अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जब तक जियांग चेन पूरी तरह से बेकार नहीं है, भले ही वह जियांग फैंग जितना अच्छा न हो, उसे जियांग परिवार का उत्तराधिकारी बनना ही होगा। मैंने आपके पश्चिमी आंगन को बागडोर सौंपने पर विचार किया था, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो पूर्वी आंगन के वंश का क्या होगा? शायद जियांग चेन, जो एक निकम्मा व्यक्ति है, आपत्ति न करे, लेकिन उसके बच्चे क्या सोचेंगे? इससे जियांग परिवार के लिए विपत्ति के बीज बो दिए जाएंगे। आपको जानते हुए मुझे यकीन है कि आप समस्या की जड़ को खत्म करने के लिए काफी निर्दयी होंगे। हालांकि यदि रिश्तेदार एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं तो जियांग परिवार एक शक्ति के रूप में एकजुट नहीं हो सकता और धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होगा। ये सिद्धांत बहुत ही सही था और जियांग तियानिक्सियोन को इसे बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए था, लेकिन वह हृदय दानव से ग्रस्त था, एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने की एकाग्रचित इच्छा में डूबा हुआ था और इस बिंदु को नजरअंदाज कर दिया। आज जियांग वेंटियन के शब्दों के कारण उन्हें अचानक एक ज्ञानोदय हुआ। पिताजी, आपका बेटा केवल नानफेंग रिज के भले के बारे में सोच रहा था। चूंकि इस बालक जियांग चेन ने इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यही बेहतर है कि वह अपना काम जारी रखे। कल पूर्वी आंगन की सभी संपत्तियां वापस कर दी जाएंगी, जियांग तियानिक्सियोन ने कहा।
हम और आपको पूर्वी आंगन के लिए पर्याप्त जनशक्ति भी उपलब्ध करानी होगी, जियांग वेंटियन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। समझा। अरे, लगता है सु परिवार का वो आदमी भी भाग गया है ना। फैन तूने देखा कि सुकुन भी चली गई है और वह तुरंत हंसने लगी। सु परिवार। जियांग चेन को पता नहीं था कि वे वहां थे, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जियांग चेन, ये सब खत्म होने के बाद तुम्हारे दादाजी तुमसे अपने अध्ययन कक्ष में मिलना चाहते हैं। गाओ यू धीरे धीरे चली, उनके चेहरे पर अपने बेटे के लिए गर्व झलक रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ती थी। अचानक उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई। जियांग चेन जानती थी कि वह सोच रही होगी कि अगर उसके पिता इस समय यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। वार्षिक उत्सव समाप्त होने के बाद जियांग चेन जियांग वेंटियन के अध्ययन कक्ष में गया। दरवाजा खोलते ही उसने जियांग वेंटियन को अपनी पीठ उसकी ओर किए हुए देखा, जिसने कहा, क्या तुम अपने पिता को बचाना चाहते हो? हाँ। क्या तुम ब्लैक ड्रैगन सिटी की शक्ति जानते हो? क्या तुम जानते हो कि बदला लेने की तुम्हारी इच्छा जियांग परिवार के लिए आपदा लाएगी? जियांग वेंटियन मुड़ा, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और वह उसे ठंडेपन से देख रहा था। मैं फिर भी अपने पिता को बचाने जाऊंगी, जियांग चेन ने कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि निंग हमसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। ब्लैक ड्रैगन सिटी तो 10,000 पहाड़ों से भी ज्यादा ताकतवर है, नानफेंग रिज की तो बात ही छोड़ो। जियांग वेंटियन का चेहरा और भी ठंडा होता चला गया। मुझे पता है। तो फिर भी आप उससे बचाना चाहते हैं। मुझे उससे बचाना ही होगा। जियांग चेन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं किसी भी कीमत पर ब्लैक ड्रैगन सिटी वापस जाकर अपने पिता को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। अच्छा। जियांग वेंटियन अचानक जोर से हंसते हुए बोली, अगर तुमने कहा होता कि तुम उसे नहीं बचाओगे, तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर जगा देती। लगता है अब मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पुरुष के लिए रक्त और आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है। जियांग चेन ने वास्तव में बहुत पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, वह अपने दादाजी के उपनाम में पहले हुए बदलाव से ही उनकी शैली को पहचान सकता था। हालांकि बदला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको धीरे धीरे परिपक्व होना होगा और अपनी क्षमता को छुपाना होगा। वेन जियान संप्रदाय आपको शिष्य बनाना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप जाएं, क्योंकि इससे ब्लैक ड्रैगन सिटी को एक संदेश जाएगा। मुझे पता है। इसलिए जियांग चेन ने वेन जियान संप्रदाय के मुरोंग फैंग और ली ली के प्रस्ताव को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि घर पर केवल उसकी मां ही बची है और वह घर छोड़कर जाने का साहस नहीं कर सकता। मुरोंग फैंग और लीली केवल वेन जियान संप्रदाय के शिष्य थे, इसलिए उन्होंने उसे मजबूर नहीं किया, बल्कि उन्हें केवल दया का भाव महसूस हुआ। अंत में उन्होंने जियांग चेन से कहा कि अगर वह अपना मन बदल ले तो वह किसी भी समय वेन जियान संप्रदाय में आकर उनसे मिल सकता है। अध्याय 27 चांगहोंग तलवार तकनीक। ये वर्ष जियांग परिवार के लिए, विशेष रूप से पूर्वी आंगन के लिए, बहुत ही शानदार रहा। जियांग चेन के प्रदर्शन ने सभी को आश्वस्त कर दिया, यहां तक कि पश्चिमी आंगन में मौजूद लोगों को भी। आखिरकार बुद्धिमान लोग जानते थे कि पूर्वी और पश्चिमी प्रांगणों के बीच का संघर्ष अनिवार्य रूप से जियांग परिवार की समग्र शक्ति को प्रभावित करेगा और आंतरिक कलह इसके लायक नहीं थी। हालांकि जियांग वेंटियन ने जियांग चेन को वेन जियान संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति नहीं दी, फिर भी ब्लैक ड्रैगन सिटी को जियांग चेन के बारे में खबरें मिलती रहीं। ब्लैक ड्रैगन सिटी को मूल रूप से 10,000 पहाड़ों के रहस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे विशेष रूप से नानफेंग रिज की निगरानी कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने जो किया था वह गौरवशाली नहीं था, और ब्लैक ड्रैगन सिटी को अपनी वर्तमान स्थिति तक विकसित होने के लिए कुछ निवारक उपाय अवश्य ही अपनाने पड़े होंगे। ब्लैक ड्रैगन सिटी निंग मैंशन का प्रांगण। लगभग 35 या 36 वर्ष की एक सुंदर महिला, लाल रेशम की बड़ी स्कर्ट पहने और कई बालों के आभूषणों से सजी हुई, कोयले की आग के पास बैठी थी। वह एक नरम कुर्सी पर आलस्य से लेटी हुई थी, फिर भी वह सुरुचिपूर्ण, संयमित, गरिमा में और उदार बनी रही। जुयुआन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश करना, तलवारबाजी में महारत हासिल करना और वेन जियान संप्रदाय में शामिल होने की योग्यता प्राप्त करना। मैडम ने कुछ बुदबुदाते हुए लापरवाही से पूछा, क्या वह वेन जियान संप्रदाय में गया था? नहीं, कमरे के अंधेरे कोने से एक बुरी लेकिन मजबूत आवाज आई। उस महिला ने उपहास करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वेन जियान संप्रदाय की शिष्य भर्ती की शर्तें पहले की तरह ही सख्त हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसका फैसला 2 शिष्य कर सकें। मैडम, क्या हमें? एक बूढ़ी औरत परछाइयों से बाहर निकली। अगर हम सीधे कार्रवाई करते हैं तो जब स्वर्गीय पवन ताओवादी लौटेंगे तो यह निश्चित रूप से हमारे निंग के लिए एक बड़ा झटका होगा। यह उचित नहीं है।
उधार के चाकू से हत्या करना। मैंने सुना है कि 10,000 पहाड़ों में कई ताकतें नानफेंग रिज पर नजर गड़ाए हुए हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ, क्योंकि नानफेंग रिज ने पिछले 1 दशक में बहुत तेजी से विकास किया है, और यह सब फैंगली जियान की बदौलत है। अब जब वह यहाँ नहीं है, तो कई ताकतें सक्रिय हो रही हैं, लेकिन फैंगली जियान की बची हुई प्रतिष्ठा के कारण वे डरे हुए हैं और जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा, जाओ और यह संदेश फैलाओ कि स्वर्गीय पवन ताओवादी स्वर्गीय बाहरी युद्ध क्षेत्र में मर गया है, और फैंगली जियान को ब्लैक ड्रैगन रसातल में मार डाला गया है। मैडम बहुत बुद्धिमान है। अगर हेवनली विंड ताओइस्ट सचमुच आ भी जाए और देखे कि फैंगली जियान मरा नहीं है, तो भी वह कोई हंगामा नहीं कर पाएगा। मैडम ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा बेटा तो अपनी दिव्य मेरिडियन के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छू चुका है, इसलिए इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है। वैश्वी शहर की सुकियान ने हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत किया। नए साल की पूर्व संध्या पर उसके पिता ने उससे कहा कि वह उसके लिए 10,000 पहाड़ों के बाहर एक प्रसिद्ध विद्यालय में एक गुरु से सीखने के लिए जाने की व्यवस्था करेंगे। सुकियान, जो बचपन से ही बाहरी दुनिया के लिए तरस रही थी, इस खबर को सुनकर बेहद उत्साहित थी, क्योंकि यह एक दुर्लभ अवसर था। पहाड़ों में रहने वाले अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन वहीं बिताते हैं, यहाँ तक कि प्रसिद्ध कैंगनान अकादमी को भी बाहर महत्वहीन माना जाता है। मेरिडियन उद्घाटन समारोह के दौरान अपनी क्षमता को निखारने का अवसर मिलना उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात थी, जिससे उन्हें एक व्यापक मंच पर प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त हुई। अब वह बस मेनफी के द्वारा अच्छी खबर लाने का इंतजार कर रही थी, ताकि वह जियांग चेन से पूरी तरह से संबंध तोड़ ले, और जब वह बाहर निकले तो कोई यह न कहे कि पहाड़ों से उसका कोई बिना सगाई का मंगेतर है, या उसका तलाक हो चुका है। मेनफी ने अपना वादा नहीं तोड़ा और तय दिन पर सू हवेली पहुंच गया। सुकियान खुशी से मेनफी के सामने आए, अपने साफ सुथरे सफेद दांत दिखाते हुए मुस्कुराए, भाई मेन, क्या आप तलाक का पत्र वापस लाए हैं? इससे पहले कि मेनफी जवाब दे पाती, उसने कहा, भाई मिंग ने ही उस जियांग चेन को ठोकर मारी होगी, है ना? मेनफी कुछ नहीं बोला, उसका चेहरा बेहद अजीब लग रहा था। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़ा लिफाफा आगे बढ़ा दिया। यही है क्या? सुकियान ने उत्साह से लिफाफा उठाया, उसे खोला और पूरी तरह से दंग रह गई। उसने हिचकिचाते हुए ऊपर देखा, मेनफी, आखिर क्या हो रहा है? उसका लहजा पहली बार इतना कठोर था। मत पूछो, मेनफी ने दांत पीसते हुए कहा। अगर उसके गुरु का आदेश न होता तो वह खुद कभी नहीं आता। जो भी हो, मैं वैसे भी जल्द ही कांग्युआन प्रांत जा रही हूँ, उन स्कूलों में दाखिला लेने के लिए जिनकी नानफेंग रिज सिर्फ प्रशंसा कर सकती है। सुकियान ने तलाक के पत्र को मसल दिया, लेकिन इस बार उसने उसे फाड़ा नहीं। तुम कांग्युआन प्रांत जा रहे हो? मेनफी बहुत आश्चर्यचकित हुई। हाँ, पर्पल क्लाउड विला है, कियानकुन गैंग है, झेनकोंग संप्रदाय है, और शायद मैं वेनजियान संप्रदाय में भी शामिल हो सकती हूँ। सुकियान ने सीना फुलाते हुए कई नामों का जिक्र किया, जो पहाड़ों के लोगों के लिए बिजली की तरह थे। मेनफी ने अंतिम नाम सुना और उसके चेहरे पर अजीब भाव और भी बढ़ गए। उसने कहा, तुम भी वेनजियान संप्रदाय में जा रहे हो? और इन 10,000 पहाड़ों में से और कौन जा सकता है? सुकियान को ठीक से समझ नहीं आया। वह खुद भी वेनजियान संप्रदाय के बारे में बात करते समय बहुत आश्वस्त नहीं थी। मेनफी ने उसकी ओर एक नज़र डाली और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जियांग चेन ने पहले ही वेनजियान संप्रदाय के शिष्य बनने की योग्यता प्राप्त कर ली है। ये शब्द सुनकर सुकियान अवाक रह गई और पिछले कुछ दिनों की खुशी गायब हो गई। सुकियान की तरह ही कई अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। जियांग हवेली के वार्षिक भोज में जो कुछ हुआ, उसे जानने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जियांग चेन के पास पहले से ही असाधारण शक्ति थी और वह एक चमकता हुआ नया सितारा था। जियांग चेन अहंकारी या आत्मसंतुष्ट नहीं हुआ, इसके बजाय उसने प्रतिदिन अपनी तलवारबाजी का अभ्यास किया, जिससे उसकी तलवारबाजी की कला और भी मजबूत हो गई। इससे गाओ यू थोड़ा चिंतित हो गया, तलवारबाजी के अभ्यास में पूरा दिन बिताने से उसका क्षेत्र स्थिर हो जाएगा। हालांकि यहीं पर मार्शल आर्ट के प्रतिभाशाली व्यक्ति का महत्व झलकता है। मार्शल आर्ट और रियल्म के बीच ज्यादातर लोग बाद वाले को चुनेंगे। किसी व्यक्ति का मार्शल आर्ट का स्तर कितना भी ऊंचा क्यों न हो, किसी विशेष क्षेत्र की शक्ति के बिना यह महज दिखावा बनकर रह जाएगा। इसके विपरीत मार्शल आर्ट में निपुणता प्राप्त किए बिना भी यदि स्तर ऊंचा हो जाता है, तो व्यक्ति सर्वोच्च शक्ति प्राप्त कर सकता है। मार्शल आर्ट में निपुणता प्राप्त करने वाला व्यक्ति इन दोनों चीजों को हासिल कर सकता है।
जियांग चेन शेखी नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसका ध्यान फिलहाल अपनी तलवारबाजी की क्षमता को बेहतर बनाने पर केंद्रित था। इसका कारण यह है कि तलवार क्षेत्र को समझना आवश्यक है, जबकि क्षेत्र को कुछ आकस्मिक मुलाकातों के माध्यम से भेदा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी लोक प्रणाली की एक सीमा होती है। जब सभी उस सीमा तक पहुंच जाते हैं, तब मार्शल आर्ट का महत्व स्पष्ट हो जाता है। शुरुआत में अच्छी नींव रखने से ही कोई भव्य इमारत खड़ी कर सकता है। स्वॉर्ड पॉइंट में महारत हासिल करने के बाद जियांग चेन ने अपनी स्मृति में मौजूद तलवार कलाओं को खोजना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास अभी तक ऐसी कोई कला नहीं थी जिसका उपयोग सीधे साधना के लिए किया जा सके। हालांकि वह लगन से अभ्यास करने के लिए तलवारबाजी की एक कला का चयन कर सकता है और इस प्रक्रिया में अपनी तलवारबाजी की क्षमता को बढ़ा सकता है। स्वॉर्ड पॉइंट में महारत हासिल करने से वह स्वॉर्ड दायरे की दहलीज पर पहुंच गया। इसके आगे स्वॉर्ड इंटेंट और स्वॉर्ड दाव अभी भी बाकी थे। स्वॉर्ड पॉइंट के बाद व्यक्ति को अपनी स्वॉर्ड इंटेंट बनानी चाहिए और फिर उसे एक महान मार्शल दाव में विकसित करना चाहिए। जियांग चेन ने चांगहोंग तलवारबाजी का अभ्यास करने का विकल्प चुना, जिसके लिए तलवार की चालों को पूरी तरह से समझने के लिए तलवार की भावना में महारत हासिल करना आवश्यक था। जियांग चेन प्रतिदिन अपने तलवार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पहले 3 रूपों पर चिंतन करता था। वे तीनों रूप क्रमशः इस प्रकार थे। पहला रूप 1 तलवार 3 रूप। दूसरा रूप आकाश में आग के बादल छा गए। तीसरा रूप चापाकार इंद्रधनुष। पूरे दिन के बाद जियांग चेन पसीने से भीग गया था और मन ही मन सोचने लगा, गहन तलवार कला में महारत हासिल करना वाकई इतना आसान नहीं है। मुझे अपनी खूबियों का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जियांग चेन ने प्रशिक्षण अभियान पर जाने का फैसला किया। वास्तविक युद्ध में उन्होंने सबसे तेजी से प्रगति की। दूरदराज के पहाड़ों में प्रशिक्षण लेने के बजाय 10,000 पहाड़ों पर जाना, जो वास्तव में एक खतरनाक जगह थी। अन्यथा हवेली में तैनात फैंग जिन गार्ड बिना किसी रोक टोक के उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। जब गाओ यू को पता चला कि जियांग चेन दूर यात्रा करना चाहता है, तो उसने शुरू में असहमति जताई, क्योंकि उसे चिंता थी कि जियांग चेन के साथ कुछ हो सकता है। जियांग वेंटियन भी पहले ऐसा ही था, लेकिन बाद में वह इस शर्त पर सहमत हुआ कि जियांग चेन अपने साथ गार्ड लेकर आए। जियांग चेन को अब जियांग वेंटियन द्वारा बहुत महत्व दिया जाता था। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हवेली के 2 रक्षकों फैंग युन की थी, जो दोनों जुयुआन क्षेत्र के अंतिम चरण में थे। अगर गुप्त रूप से मेरी सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात हैं, तो मुझे पता होगा कि मौत के सामने भी कुछ भी गलत नहीं होगा जिससे मेरे प्रदर्शन पर असर पड़े। लेकिन ये हवेली में रहने से बेहतर है। इस प्रकार जियांग चेन फैंग युन के 2 अंगरक्षकों के साथ नानफेंग रिज से निकलकर 10,000 पहाड़ों में प्रवेश कर गया। अध्याय 28 सुनहरा रक्त। 10,000 पर्वत विशाल हैं, जिनमें सत्ता का विभाजन अत्यंत अव्यवस्थित है। सबसे खतरनाक इलाके उन आदिम जनजातियों का घर है जो सभी दावों और नियमों की अवहेलना करते हैं और अपने सामने आने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति को मार डालते हैं। पहाड़ों में रहने वाले खूंखार जानवरों की तो बात ही छोड़िए, पहाड़ों की गहराई में तो याव जानवर और खूंखार जानवर भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि जियांग मनो यंग मास्टर चेन के प्रशिक्षण के अनुरोध को आसानी से स्वीकार करने में अनिच्छुक था। लियुलिन नदी 10,000 पहाड़ों की सबसे लंबी नदी है, जो पहाड़ों के विभिन्न हिस्सों से होकर बहती है। इसकी सबसे संकरी सहायक नदियां 5 मीटर से अधिक चौड़ी नहीं हैं, जिनमें पानी केवल एक व्यक्ति के टखनों तक ही पहुंचता है। हालांकि सबसे चौड़े झरने सैकड़ों मीटर लंबे हैं, जो एक विशाल समलंबाकार झरना बनाते हैं। जियांग चेन नदी के किनारे उखड़ू बैठा था। उसकी लोहे की केतली पानी में डूबी हुई थी और जब वह भर गई तो उसने उसे अपने मुंह के पास लाया। जियांग मनो छोड़ने के बाद यह उनका 5वां दिन था और वह पहले ही नानफेंग रिज से कुछ दूरी पर थे। जैसे ही वह खड़ा हुआ, अचानक एक सरसराहट की आवाज गूंजी और एक तीर उसके पैरों के पास आकर गिरा, जो कठोर धरती को भेदते हुए तेजी से कांप रहा था। जियांग चेन चौंक गया और उसने देखा कि एक नाव तेजी से ऊपर की ओर से आती हुई गुजरी, जिस पर कई लोग धनुष और बाण लिए खड़े थे। रुको, जल्दी रुको, वह लेई वंश का व्यक्ति नहीं है, वह युवा मास्टर चेन है। जैसे ही जियांग चेन जवाबी हमला करने ही वाला था, नाव से उसकी यादों से जुड़ी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। क्या कोई जियांग मनो से है? जियांग चेन ने नाव को जियांग मनो की नाव के रूप में पहचाना और उस पर सवार लोग अभी भी उसे हाथ हिलाकर नीचे की ओर जाने का संकेत दे रहे थे। जियांग चेन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर लगभग 10 मिनट तक नदी के किनारे चलता रहा। उसने देखा कि चट्टानों के पास एक नाव खड़ी है और लोग पहले से ही किनारे पर उसका इंतजार कर रहे हैं।
युवा मास्टर चेन, आप इससे आगे नदी के ऊपरी हिस्से में नहीं जा सकते, लेई कबीले के लोग पागल हो गए हैं। जिस व्यक्ति ने जियांग चेन को पहचाना, वो लगभग 40 वर्ष का एक युवक था, जिसका नाम, यदि उसकी स्मृति सही हो, तो अनकल्ली था। वह बेहद थका हुआ लग रहा था, स्पष्ट रूप से उसने जंगल में लंबा समय बिताया था। जियांग चेन ने देखा कि नाव तीरों से छलनी थी, और बाकी लोग ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी भयंकर युद्ध से गुजरे हों। एक व्यक्ति अभी भी दर्द से चीख रहा था। वह देखने के लिए पास गया और पाया कि बेचारे का बायां पैर लगभग पूरी तरह से कट चुका था। लेई कबीले के जाल में फंस गया, चाचा ली ने दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाते हुए कहा। जियांग चेन नाव पर कूद गया और घायल व्यक्ति को दिलासा देते हुए बोला, धैर्य रखो, मैं तुम्हारा पैर फिर से जोड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अन्य लोगों की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच जियांग चेन ने उसके पैर का इलाज किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीखें बंद हो गईं। बाद में उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या था? युवा मास्टर चेन, हम मूल रूप से ऊपरी जल वन में शिकार कर रहे थे, खालों को संसाधित कर रहे थे, दर्जनों थैले थे, और फिर लेई कबीले के उन कमीनों ने आकर उन्हें चुरा लिया। हमारे दर्जनों भाई मारे गए, हम बड़ी मुश्किल से बच पाए। ये बर्बर लोग पागल हो गए हैं। नाव पर सवार लोगों ने विस्तार से उस भयंकर युद्ध का वर्णन किया जिसका उन्होंने अभी अभी सामना किया था। एक अधेड़ उम्र का आदमी जियांग चेन के सामने आया, उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने कहा, युवा मास्टर चेन, मुझे लगा था कि आप लेई वंश से हैं, मैं मरने के लायक हूं। इससे पहले जियांग चेन को गोली मारने की कोशिश करने वाला वही व्यक्ति था। युवा स्वामी चेन, उनकी बेटी को बंदी बना लिया गया है, कृपया उन्हें क्षमा कर दें, चाचाली ने हस्तक्षेप किया। बेटी, जियांग चेन जानता था कि हवेली से आने वाली शिकार टीमें सभी पहाड़ों के कुशल व्यक्ति थे, और उनमें महिलाओं की उपस्थिति दुर्लभ थी। हाँ, खाल उतारने और सामान पैक करने के लिए अतिरिक्त लोगों की जरूरत होती है, इसलिए वह अपनी बेटी को साथ ले आया, और इसी वजह से लेई कबीले की नजर उस पर पड़ी, चाचाली ने बेबसी से कहा। जियांग चेन को लेई कबीले द्वारा पकड़ी गई महिलाओं के भाग्य के बारे में अच्छी तरह से पता था, और उसने पूछा, वर्तमान से कितने समय पहले ये घटना घटी थी? यह आज सुबह हुआ। जियांग चेन ने आकाश की ओर देखा, दोपहर के ठीक बाद का समय था, इसलिए अभी भी आशा की एक किरण बाकी थी। मैं उसे बचाने जा रहा हूं। नहीं, छोटे मालिक अकेले ये कैसे कर सकते हैं? चाचाली चौंक गए, उनकी नजर में जियांग चेन अभी भी एक अपरिपक्व बच्चा था। जी हाँ, लेई कबीले के तीरंदाजी कौशल वाकई अद्भुत हैं। जल्दबाजी मत करो। नाव पर सवार लोगों ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें डर था कि जियांग चेन कोई मूर्खतापूर्ण काम न कर दे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी वापस जाकर इस मामले की रिपोर्ट करें और लेई कबीले से सावधान रहें। जियांग चेन ने उनकी बात नहीं सुनी, उनका इरादा दृढ़ था। 10,000 पहाड़ों का इतिहास बहुत लंबा है। जियांग मनो और अन्य गुट शुरू में यहाँ नहीं रहते थे, बल्कि अग्रदूतों के रूप में यहाँ आकर बसे थे। उससे पहले पहाड़ों में आदिम जनजातियां रहती थीं, जो क्रूर और रक्तपिपासु थीं, और वे जिसे भी देखती थीं उसे मार डालती थीं। लेई वंश उनमें से एक था। पर्वतीय बलों ने एक समय आदिम जनजातियों के साथ एक दूसरे के नियमों का सम्मान करते हुए समझौते स्थापित करने का प्रयास किया था। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जरा सी भी गड़बड़ी होने पर ये बर्बर लोग सब कुछ नजरअंदाज कर देते और नरसंहार तथा संसाधनों की लूटपाट शुरू कर देते। अधिकांश लोगों के अनुसार वे बर्बर थे, जो सिर काटने की खूनी परंपरा का पालन करते थे। लेई कबीले द्वारा जियांग मनो की टीम पर उस क्षेत्र में हमला करना जो उनका नहीं था, और जानवरों की खाल चुराना एक नग्न आक्रमण और युद्ध का कृत्य था। जियांग चेन ने अपने लक्ष्य की पुष्टि की और चाचा ली द्वारा बताए गए दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। जब वह जल वन में पहुंचा तो लगभग शाम हो चुकी थी, लेकिन सौभाग्य से लेई कबीला अभी तक वहां से नहीं गया था। ये जल वन मूल रूप से एक सामान्य वन था, लेकिन बाद में भूभाग की बनावट के कारण नदी का पानी इसमें बहकर आ गया, जिससे वन और नदी आपस में मिल गए। जियांग चेन नदी के किनारे उखड़ू बैठ गया और उसने देखा कि सामने वाले किनारे पर कई जगह आग जल रही थी, जिनमें जियांग मनो के शव जल रहे थे। लेई कबीला अभी भी युद्ध क्षेत्र को साफ कर रहा था। लेई कबीले का एक व्यक्ति तेल के कपड़े में लिपटी हुई एक जानवर की खाल लिए हुए उत्साह से गुनगुनाते हुए जाने की तैयारी कर रहा था। लेई कबीले को साधना के बारे में बहुत कम जानकारी थी, उनकी साधना तकनीक और युद्ध कौशल बहुत आदिम थे, इसलिए उनकी समग्र शक्ति मजबूत नहीं थी, लेकिन उनकी तीरंदाजी असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। जियांग चेन ने आसानी से खुद को उनकी नजरों के सामने लाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने आसपास का जायजा लिया और लड़की के ठिकाने की तलाश करने लगा।
कुछ ही देर में उसने 14 या 15 साल की एक लड़की को देखा, जिसे एक ट्रॉफी की तरह बांधा गया था। फिलहाल लड़की के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ था, वह केवल बुरी तरह डरी हुई थी। अचानक लेई कबीले का एक युवक अपने साथ लेई कबीले के 2 बलवान पुरुषों को लेकर लड़की के पास आया। उन बलवान पुरुषों में से एक ने लड़की को अपने कंधे पर उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। लेई कबीले के अन्य सदस्यों ने उस युवक के प्रति ईर्ष्यापूर्ण चीखें निकाली, जिन्हें सभी पुरुष समझ गए। युवक ने गर्व भरी मुस्कान के साथ अधीरता से अपनी पैंट ऊपर खींची। जियांग चेन को एक अवसर मिला और उसने चुपचाप उसका अनुसरण किया। वह जंगल के दूसरी ओर घूमकर गया, जहां लेई कबीले के 2 हट्टे कट्टे पहलवान एक पेड़ के दोनों ओर खड़े होकर उसकी रखवाली कर रहे थे। लड़की के हाथ पेड़ से बंधे हुए थे, उसकी पीठ लेई कबीले के उस युवक की ओर थी। युवक ने लड़की की पैंट पहले ही नीचे खींच दी थी, उसका हाथ उसकी पीली सफेद जांघों को छू रहा था। जियांग चेन अंधेरे में छिपकर पास पहुंचा और जैसे ही उस युवक ने अपनी पैंट नीचे खींची, वह अचानक बाहर कूद पड़ा। अपनी पैंट से जकड़ा हुआ वह युवक अनाड़ीपन से हिलने डुलने लगा और जियांग चेन की तलवार उसके दिल के पिछले हिस्से में जा लगी। उफ! लेई कबीले के दोनों बलवान पुरुष मुड़े। उन्होंने देखा कि खून से सनी तलवार की नोक युवक की छाती से बाहर निकली हुई है और वे शोक और क्रोध में चिल्ला उठे। जियांग चेन ने झटपट लड़की के हाथ खोल दिए और उसे घसीटकर भागने में कामयाब हो गया। अप्रत्याशित रूप से लेई कबीले के दोनों बलवान पुरुषों ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि वे युवक के पास बैठकर रोने लगे। वह लेई कबीले के मुखिया का बेटा है, लड़की ने कांपते हुए फुसफुसाया। फिर उसने अविश्वास भरी निगाहों से जियांग चेन की ओर देखा और कहा, आप यंग मास्टर चेन हैं। जियांग चेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल बैठ गया। ये बर्बर लोग विरासत को महत्व देते थे। उनका मानना था कि कबीले के मुखिया के वंश में स्वर्णिम रक्त है। अब जियांग चेन ने सुनहरे खून वाले किसी व्यक्ति को मार डाला था। लेई कबीला निश्चित रूप से उसका निर्दयतापूर्वक पीछा करेगा। वो बलवान पुरुषों में से एक ने एक सींग निकाला और उसमें फूंका। तुरंत ही हत्या के इरादे से भरे हुए वे दोनों बलवान पुरुष उसकी ओर बढ़े। उनकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। दोनों जुयुआन क्षेत्र की प्रारंभिक अवस्था की पूर्णता में थे। एक के हाथ में एक बड़ी कृपान थी, जबकि दूसरा कुल्हाड़ी चला रहा था। अध्याय 29। एक तलवार, 3 शैलियां। जियांग चेन अपनी पत्नी के साथ किसी भी हालत में भाग नहीं सकता था। वह जानता था कि उसे रोका नहीं जा सकता, अन्यथा एक बार बाहर मौजूद थंडर क्लैन उन्हें घेर लेता तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। हत्या के इरादे से उसने इन दोनों को जल्द से जल्द जान से मारने का लक्ष्य रखा था। इससे पहले वह जियांग फेंग और मेंगफी को हरा चुका था, जो प्रारंभिक चरण के शिखर पर थे, और उसे लगा कि थंडर क्लैन के ये दोनों सदस्य उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हालांकि जैसे ही उसने अपना कदम बढ़ाया, उसे अपने ऊपर एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि वह 2 के मुकाबले 1 से लड़ रहा था, बल्कि इसलिए भी था कि ये दोनों अनुभवी योद्धा मेंगफी या जियांग फेंग जैसे युवाओं के मुकाबले के नहीं थे। उनके पास दिखावटी मार्शल आर्ट नहीं थी, लेकिन अपने अनुभव पर भरोसा करते हुए उनके दांव घातक और तीखे थे। जियांग चेन तुरंत ही नुकसान में आ गया। उसकी तलवारबाजी कुछ हद तक अस्त-व्यस्त दिखाई दी। कुल्हाड़ी चलाने वाले व्यक्ति का हथियार एक ऐसी कुल्हाड़ी थी जो पहाड़ को चीर सकती थी, तलवार से भी लंबी, जिसने जियांग चेन को सबसे ज्यादा परेशान किया। उसकी चालें सरल थीं, सभी बुनियादी कौशल थे, काटना, चीरना, झाड़ना और रोकना। उनकी तलवारबाजी जियांग चेन की जटिल और विविध प्रकृति से बहुत अलग थी, फिर भी वे बेहद प्रभावी थीं। ऐसा कहा जाता है कि पवित्र क्षेत्र की तलवारबाजी के उस जुनूनी व्यक्ति ने एक अज्ञात गुरु के अधीन प्रशिक्षण लिया था। उस अज्ञात गुरु ने उसे कोई दाव चाल नहीं सिखाए, बल्कि उसे पूरे 10 वर्षों तक लकड़ी काटने का काम दिया, जिससे उसे सर्वोच्च दाव का ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा लगता है कि यही इसके पीछे का तर्क है। जियांग चेन का ध्यान एक पल के लिए भटक गया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तलवार चलाने वाला व्यक्ति इतनी जबरदस्त दाव शक्ति से क्षैतिज वार करेगा। अगर वह समय रहते नहीं बच पाया, तो उसकी कमर के 2 टुकड़े हो सकते थे। पलायन। जीवन और मृत्यु के कगार पर जियांग चेन का दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त था। धिक्कार है, जब परिवार ने फेंग युन के 2 अंगरक्षकों का इंतजाम किया था, तब मैं बेहद अनिच्छुक था, और अब युद्ध में मेरा पहला अनुभव इस तरह का निकला। वापस जाकर मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। जियांग चेन ने दांत पीस लिए। उसका लड़ने का जज्बा भी जागृत हो गया। अब वह केवल चकमा देने और रणनीति बनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि निष्क्रियता से सक्रियता की ओर बढ़ गया। परिणाम चमत्कारिक था। थंडर क्लैन के दोनों व्यक्ति उसकी जटिल तलवारबाजी को समझ नहीं पाए।
भीषण लड़ाई के दौरान जियांग चेन ने जंगल के बाहर कई आकृतियों को प्रकट होते देखा। इस समय जियांग चेन ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेजी से चलने लगी हैं, उसका दिल असामान्य रूप से तेजी से धड़क रहा है। इसके बाद उसका पूरा शरीर गर्म हो गया और ऐसा लगा जैसे उसकी नसें पिघलने लगी हों। जियांग चेन इस अनुभूति से बहुत अच्छी तरह परिचित था। पिछली बार जब उसकी दिव्य नाड़ी ठीक हुई थी, तब भी उसे ठीक ऐसा ही महसूस हुआ था। दूसरी दिव्य मध्याह्न रेखा जागृत हो रही थी। इसका मतलब ये था कि जियांग चेन की ताइजी गोली की शक्ति और भी अधिक आश्चर्यजनक हो जाएगी। गर्जन, ऐसा लगा मानो जियांग चेन का स्तर अचानक बहुत बढ़ गया हो। तलवार के एक ही वार से भयानक सर्पिल शक्ति ने सीधे कुल्हाड़ी में छेद कर दिया। कुल्हाड़ी लिए हुए उस व्यक्ति ने अपनी कुल्हाड़ी को घूर कर देखा, फिर अविश्वास से अपनी छाती को छुआ, जहां खून से सना एक छेद भी खुल गया था। आह! अपने साथी की मौत से तलवार चलाने वाला वह व्यक्ति क्रोधित हो उठा और पागलों की तरह आगे बढ़ा। हालांकि उसने और भी कमजोरियां उजागर की और जियांग चेन ने तलवार के एक ही वार से आसानी से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ओह! एक विशाल वृक्ष पर फैंग यून के दो रक्षक एक शाखा पर खड़े थे। उनका इरादा हस्तक्षेप करने का था, लेकिन उन्हें युद्ध के इतने नाटकीय अंत की उम्मीद नहीं थी। इस समय उनके राज्य में सुधार होना वास्तव में अप्रत्याशित है। अनुभव का यही तो आकर्षण है। दूसरी दिव्य मध्याह्न रेखा से मिलने वाला लाभ ये था कि इससे क्षेत्र की प्रारंभिक अवस्था की पूर्णता प्राप्त हो जाती थी। जियांग चेन हौंफते हुए सांस ले रहा था और काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। इस समय तक उसे थंडर क्लैन के सदस्यों की अजीबोगरीब चीखें सुनाई देने लगी थीं, इसलिए वह जल्दी से यंगमिस के साथ वहां से निकल गया। हालांकि पिछली लड़ाई में बहुत अधिक समय बर्बाद हो गया था और जंगल के दूसरी ओर का इलाका नीचा और पानी से भरा हुआ था, जिससे उनके कदम रखने पर तेज छपछपाहट की आवाज आती थी। जियांग चेन अभी यंगमिस के साथ ज्यादा दूर नहीं भागा था कि थंडर क्लैन के सदस्यों ने उन्हें पकड़ लिया। सबसे पहले तीर कमानों ने उन पर हमला किया। हालांकि किसी ने कुछ बार चिल्लाया और थंडर क्लैन के सदस्यों ने अपने धनुष और बाण एक तरफ रख दिए। उसी समय पास के एक जंगल में संयोगवश दो लोग वहां से गुजर रहे थे। उनमें से एक जिन जी थी। थंडर क्लैन से घिरे जियांग चेन को देखकर वह बहुत हैरान हुई। पता चला कि जियांग चेन से हारने के बाद वह बहुत अनिच्छुक थी और अनुभव प्राप्त करने के लिए 10,000 पहाड़ों में प्रवेश कर गई। उसके पीछे चल रहा बूढ़ा व्यक्ति उसका रक्षक था। पहले तो उसे यकीन नहीं था कि यह जियांग चेन ही है। पास आने के बाद ही उसने उसे पहचाना। थंडर क्लैन का एक सदस्य उसके आसपास प्रकट हुआ, यह मानते हुए कि वह जियांग चेन की साथी है, और उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। भाग जाओ! उस बूढ़े व्यक्ति ने हथेली से प्रहार किया, जिससे थंडर क्लैन का सदस्य हवा में उड़ गया और उस प्रहार से उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई। जिन जी पूरे समय बेफिक्र रहीं, उनका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था, खासकर यह पुष्टि करने के बाद कि जियांग चेन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक ही बूढ़े आदमी ने उस इलाके के दो पेड़ों पर नजर डाली और कहा, युवती, उसके पीछे गुप्त रूप से लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं, वह मरेगा नहीं। ये सुनकर जिन जी को बहुत निराशा हुई और वह वहां से जाना चाहती थी, लेकिन उसने अपना कदम पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में थोड़ी सी दुर्भावना झलक रही थी। मैं कहता हूं, क्या तुम उसकी सुरक्षा को रोक सकते हो? क्या युवती का मतलब है कि वह चाहती है कि वह मर जाए? बूढ़े व्यक्ति ने मरना शब्द से कोई घृणा न दिखाते हुए हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। नहीं, मैं बस इतना चाहता हूं कि उसका अनुभव और भी यादगार बन जाए। अगर उसकी मौत हो जाती है तो ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि वह पर्याप्त कुशल नहीं है ना? जिन जी ने व्यंग्य किया। मैं समझ गया, युवती। बूढ़ा आदमी उसके पास से चला गया। वहां छिपे हुए फैंग यून के दो रक्षक ये देख रहे थे कि थंडर क्लैन के सदस्यों ने जियांग चेन को घेर लिया है, और वे जानते थे कि अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। लेकिन तभी अचानक उन दोनों के चेहरे के भाव बदल गए और वे चिल्लाए, वहां कौन है? बूढ़ा आदमी कई पेड़ों के बीच से छलांग लगाकर जल्दी से उनके बराबर ऊंचाई पर पहुंच गया और गुस्से से बोला, तुम लोग कौन हो? मेरी युवती का पीछा क्यों कर रहे हो? फैंग यून के दोनों गार्डों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ, आपने गलत समझा है, हम आपका पीछा नहीं कर रहे थे। ये वरिष्ठ शब्द उम्र के सम्मान में कहा गया था, न कि शक्ति के सम्मान में, क्योंकि तीनों ही जुयुआन क्षेत्र के अंतिम चरण में थे। अब भी बहस करने की हिम्मत कर रहे हो? बूढ़ा आदमी सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं था। बूढ़े आदमी, बेवजह बहस मत करो, हमारे पास अभी तुमसे झगड़ने का समय नहीं है। क्लाउड गार्ड का स्वभाव गुस्सैल था। जियांग चेन को खतरे में देखकर वह तुरंत नीचे कूद गया। आज अगर आप कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो कोई भी नहीं जाएगा।
बूढ़ा आदमी चील की तरह अपने पंख फैलाते हुए क्लाउड गार्ड की ओर झपटा। सावधान रहो, विंड गार्ड ने तुरंत याद दिलाया। क्लाउड गार्ड के पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने एक पेड़ को गले लगाया और गुस्से से कहा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वरिष्ठ महोदय, क्या आपको हमारे जियांग मनों से कोई द्वेष है? क्या आप हमारे युवा स्वामी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? जब विंड गार्ड बोल रहा था, उसने क्लाउड गार्ड को एक नज़र से इशारा किया कि वह युवा स्वामी को बचाने जाए, जबकि वह बूढ़े व्यक्ति को रोके रखेगा। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति ने उनसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं की, बल्कि केवल विलंब किया, क्योंकि उसका स्तर फैंग यून के 2 रक्षकों से एक स्तर ऊपर था। हे जियांग चेन, देखते हैं तुम क्या करोगे। फैंग यून के दोनों गार्डों को खुद को मुक्त करने में असमर्थ देखकर जिनजी ने मन ही मन बार बार उपहास किया। जियांग चेन ने अपने सिर के ऊपर हो रही लड़ाई को देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, यह जीवन मरण का अनुभव है जिसका मैं हमेशा से इंतजार कर रहा था, लेकिन क्या यह इतना कठिन होना जरूरी है? उसके चारों ओर थंडर क्लैन के 12 सदस्य थे, सभी जुयुआन क्षेत्र में थे। उन्हें यंग मिस की रक्षा भी करनी थी। अच्छी खबर सिर्फ ये थी कि थंडर कबीले का इरादा धनुष और बाण का इस्तेमाल करने का नहीं था। क्या वे मुझे जिंदा पकड़कर यातना देना चाहते हैं? जियांग चेन के लिए यही एकमात्र उम्मीद की किरण थी, अन्यथा अगर कोई दूर से तीर चलाता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। थंडर क्लैन के एक योद्धा की दहाड़ के साथ ही युद्ध शुरू हो गया। एक साथ 4 या 5 लोगों के हमलों का सामना करते हुए जियांग चेन के पास लगातार पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। सौभाग्यवश युवती चतुर थी और उसने उसे वहीं रोके नहीं रखा, बल्कि कहीं छिप गई। सौभाग्य से मैंने स्वॉर्ड पॉइंट तकनीक में महारत हासिल कर ली, अन्यथा इतने सारे हमलावरों का सामना करते हुए मैं अपनी तलवार भी नहीं पकड़ पाता। स्वॉर्ड पॉइंट ही मुख्य कारण था जिसकी वजह से जियांग चेन अभी भी टिका हुआ था, लेकिन ये फिर भी बेहद कठिन था और वह जल्दी ही घायल हो गया। एक तलवार 3 चालें। जियांग चेन ने दांत पीसते हुए चांगहोंग तलवारबाजी की पहली चाल का इस्तेमाल वास्तविक युद्ध में किया। इस तलवारबाजी की चाल का नाम कुछ ही क्षणों में 3 तलवारों से तेजी से वार करने और लोगों को चौंका देने की क्षमता को दर्शाता है। हालांकि जियांग चेन इस तलवारबाजी की कला को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था और थंडर क्लैन के एक योद्धा ने अपनी विशाल तलवार से इसे बेअसर कर दिया। इसके अलावा उसके पेट के निचले हिस्से में एक गहरा घाव हो गया और उससे खून बहने लगा। हा, कितना बेवकूफ! इतने नाजुक मौके पर वह एक अपरिचित तलवारबाजी की चाल चलने की हिम्मत करता है। जिनजी खुशी से झूम उठी, उसका मन कर रहा था कि वह तालियां बजाकर उसकी प्रशंसा करे। एक तलवार 3 चालें। अप्रत्याशित रूप से जियांग चेन ने सबक नहीं सीखा और अपनी तलवार से प्रहार करना जारी रखा। 3 सफेद तलवारनुमा प्रकाश त्रिभुजाकार आकृति में तेजी से आगे बढ़े। इस बार वे निष्क्रिय तो नहीं हुए, लेकिन उनका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा। अध्याय 30 तलवार का इरादा। थंडर रेस के एक योद्धा ने जियांग चेन की जांघ में चाकू से वार किया, लेकिन सौभाग्य से प्रतिद्वंद्वी द्वारा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से पहले ही वह पीछे हट गया। तब तक जियांग चेन अपनी प्रारंभिक स्थिति से लगभग 1000 मीटर आगे बढ़ चुका था और थंडर रेस द्वारा पराजित होने से बाल बाल बच गया था। हालांकि रास्ते भर हर जगह खून दिखाई दे रहा था। जिनजी मरने से पहले जियांग चेन के चेहरे के भाव देखना चाहती थी, लेकिन उसे ये देखकर निराशा हुई कि उसका पूरा चेहरा तनावग्रस्त था और उसकी आंखों में एक केंद्रित शक्ति थी। उसने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, जिनजी ने धीरे से कहा। जियांग चेन ने न केवल उम्मीद नहीं छोड़ी थी, बल्कि उसने फैंग यून 2 गार्ड्स पर भी भरोसा करना छोड़ दिया था। लड़ाई शुरू करने से पहले वह थंडर रेस के योद्धाओं को तब तक रोके रखना चाहता था जब तक कि फैंग यून 2 गार्ड्स अपने हाथ खाली न कर ले। लेकिन अब वह केवल खुद पर ही निर्भर रह सकता था। तलवार 3। उसने अपनी तलवार फिर से निकाली और लंबी तलवार ने तुरंत ही टेढ़े मेढ़े कोनों वाली 3 तेज तलवार ऊर्जा उत्पन्न की। बेवकूफ! जिनजी ने मन ही मन ताना मारा, ये सोचकर कि 2 बार चोट लगने के बाद भी जियांग चेन ने सबक नहीं सीखा है। हालांकि अचानक ही उसने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। जियांग चेन के एक ही तलवार के वार से थंडर रेस के 3 सदस्य सीधे मारे गए। उसने ध्यानपूर्वक पीछे मुड़कर सोचा और महसूस किया कि जियांग चेन द्वारा किए गए प्रत्येक तलवार के वार के साथ उसकी तलवार की आभा और भी अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। अब मेरी बारी है। जैसे ही जियांग चेन की लोहे की तलवार ने दोबारा वार किया, उसके कसकर बंद होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। आग के बादल पूरे आकाश में छाए हुए हैं। इस बार तलवार चलाने का तरीका अलग था, जिससे थंडर रेस के योद्धाओं को और भी घुटन महसूस होने लगी। तलवार की ऊर्जा गहरे लाल रंग में परिवर्तित हो गई थी, जंगल में प्रचंडता फैल रही थी
और जियांग चेन के हाथ में मौजूद तलवार से आश्चर्यजनक तलवार ऊर्जा का विस्फोट हुआ। थंडर रेस के सभी लोग अवाक होकर देखते रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जियांग चेन, जिसे पीट पीट कर मार डाला जाने वाला था, अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। तलवार की शक्ति। उसने सचमुच तलवार की शक्ति में महारत हासिल कर ली। जिन जी अवाक रह गई। उसे आखिरकार समझ आ गया कि जियांग चेन बार बार एक ही तलवारबाजी का अभ्यास क्यों कर रहा था, क्योंकि उस विशेष तलवारबाजी के लिए स्वॉर्ड इंटेंट को सक्रिय करना आवश्यक था। पहले 2 प्रयास असफल रहे, लेकिन जीवन और मृत्यु के कगार पर किए गए निडर प्रयासों के माध्यम से उसकी क्षमता उजागर हुई। तलवार के एक ही वार से प्रेयरी फायर की तरह ये थंडर रेस की ओर बढ़ गया। लगातार चीखें गूंजती रहीं और कई लोग रोते बिलखते जमीन पर गिर पड़े। इस समय तलवार की ऊर्जा एक भयंकर आंधी में परिवर्तित हो गई, जो आसपास के पूरे क्षेत्र में कहर बरपा रही थी। जियांग चेन हवा में खड़ा था, उसके काले बाल लहरा रहे थे और उसके तीक्ष्ण चेहरे से एक तीव्र भाव झलक रहा था। उसने अपनी निगाहें घुमाई और थंडर रेस के जो भी सदस्य उसकी नजर में आए, वे डर के मारे अधमरे हो गए। जियांग चेन को जिंदा पकड़ने की उनकी कोशिश बेकार गई और उन्होंने अपनी पीठ से धनुष उतार लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही किसी ने धनुष की डोरी खींची, जियांग चेन जबरदस्त आभा के साथ आगे बढ़ गया। पलक झपकते ही बचे हुए कुछ थंडर रेस प्रतिभागियों को कोई उम्मीद नहीं दिखी और वे अपनी पूरी गति से भाग निकले। जियांग चेन ने उनका पीछा नहीं किया, बल्कि उसने एक निश्चित दिशा में देखा। अच्छा नहीं है। जिन जी चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह भागने के लिए मुड़ गई। भागने की कोशिश कर रही हो। जियांग चेन ने जिन जी को पहले ही देख लिया था और पेड़ पर हुई लड़ाई को याद करते हुए समझ गया था कि यह महिला उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। जियांग चेन ने उसका पीछा किया और अपनी तलवार से उसे रोक दिया। आप क्या करना चाहते हैं? जियांग चेन की ठंडी आंखों को देखकर जिन जी के दिल में सिहरन दौड़ गई, लेकिन अपने अहंकारी स्वभाव के कारण उसने फिर भी बहुत ही चुनौती भरे अंदाज में चिल्लाया, क्या तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो? जियांग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? कौन तुम्हें मारना चाहता है? कितना घमंडी है? जिन जी ने ऐसे कहा जैसे जियांग चेन उसे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। अचानक जियांग चेन ने अपनी तलवार निकाली, जिसकी धार उसकी गर्दन पर कसकर दब गई। उसके बर्फीले स्पर्श ने उसे भयभीत कर दिया और वह चुप हो गई। बूढ़े आदमी, रुक जाओ! जियांग चेन ने उस बुजुर्ग पर चिल्लाया जो अभी भी फेंग युन के 2 गार्डों से उलझा हुआ था। जिन जी को जियांग चेन के हाथों में देखकर वह व्यक्ति बुरी तरह चौंक गया। उसने फेंग युन के दोनों गार्डों की अनदेखी की और झट से जमीन पर उतर गया। लापरवाही से काम मत करो, बुजुर्ग चिल्लाया। अपना हथियार नीचे रखो और खुद को बांध लो। जियांग चेन ने आदेश दिया, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। बुजुर्ग व्यक्ति एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई लंबी तलवार नीचे गिरा दी, जिससे फेंग युन के दोनों रक्षकों ने उसे बांध दिया। उसे मार डालो, जियांग चेन ने फिर कहा। आदेश मिलते ही फेंग युन के दोनों रक्षक एक पल के लिए रुके, लेकिन फिर बिना किसी झिझक के कार्रवाई की। बुजुर्ग ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह रस्सियों से मुक्त हुआ, फेंग युन के 2 रक्षकों के हथियारों ने उसके दिल को भेद दिया। आह! जिन जी चीख पड़ी। उसका सुंदर चेहरा सदमे से भर गया क्योंकि उसने अपनी अधीनस्थ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। हर चीज की एक कीमत होती है। जियांग चेन ने उसके पीले चेहरे को देखा, उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर उसे उस दिशा में घसीट कर ले गया जिधर थंडर रेस भाग गई थी। आप क्या करना चाहते हैं? जिन जी के मन में केवल भय और पछतावा ही रह गया था। उसे लग रहा था कि उसे जियांग चेन को उकसाना नहीं चाहिए था। लापरवाही मत करो। मेरे पिता ब्लड हैंड गैंग के सरगना हैं। क्या सच में? मैं तो बहुत डर गई हूँ, जियांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। जिन जी की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने कहा, जियांग चेन, मुझसे गलती हो गई। कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें क्षमा करना स्वर्ग का काम है, मैं तो केवल तुम्हें उससे मिलवाने के लिए जिम्मेदार हूँ। जियांग चेन जिन जी को आगे ले गया। रास्ते भर जिन जी कभी चिल्लाता तो कभी दया की भीख मांगता रहा। जियांग चेन ने कुछ नहीं कहा। जब वह रुका तो उसने अचानक जिन जी को आगे की ओर धक्का दिया। जिन जी के पैर जमीन पर टिक नहीं पाए और उसे लगा जैसे कोई अथाह खाई हो, जिससे वह बुरी तरह डर गई। सौभाग्य से वह कुछ ही बार लुढ़की और फिर सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर गई। जोड़ों में दर्द के अलावा उसे कोई दिक्कत नहीं थी। जियांग चेन, बस इंतजार करो, मैं तुम्हारे जियांग मनो को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। तलवार के उसकी गर्दन से हट जाने के बाद जिन जी तुरंत अपने असली स्वभाव में लौट आए।
तुम्हें अपनी ही चिंता करनी चाहिए, जियान चेन ने कहा। जिन जी जम सी गई, उसने चारों ओर देखा और अंधेरे से उसे घूरती हुई आंखों के जोड़े देखकर भयभीत हो गई। ये थंडर रेस जनजाति है। उसकी आवाज कांप रही थी। जियान चेन उससे बदला ले रहा था, वही कर रहा था जो उसने पहले उसके साथ किया था। जियान चेन अब पहाड़ी पर खड़ा होकर देख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे जिन जी ने कुछ देर पहले उसे थंडर रेस के योद्धाओं द्वारा घेरकर हमला करते हुए देखा था। ऐसा मत करो, जियान चेन, इतने क्रूर मत बनो, नीचे से जिन जी ने विनती की। बेवकूफ, जियान चेन ने ठंडी सी आवाज निकाली, मुड़ा और चला गया। वह काफी दूर तक चलता रहा जब तक कि जिन जी की चीखें सुनाई देना बंद नहीं हो गईं। इसी क्षण फैंग यून के 2 रक्षक और वह युवती उसकी ओर बढ़े। युवा स्वामी चेन, आपके अधीनस्थ 1000 बार मरने के लायक हैं। फैंग यून के दोनों रक्षक जमीन पर घुटने टेककर खून से लथपथ जियान चेन को देख रहे थे और उनके दिलों में एक अवर्णनीय भावना उमड़ रही थी। उन्हें जियान चेन के जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी, थंडर रेस को पूरी तरह से नष्ट करने की तो बात ही दूर थी। जियान चेन ने कहा, मैं जीवन और मृत्यु की स्थिति में ही अपनी शक्ति बढ़ा सकता हूं। तुम दोनों उसे वापस ले जाओ। अगर उसने यह बात सामान्य परिस्थितियों में कही होती तो फैंग यून के 2 गार्ड उसकी बात नहीं सुनते, लेकिन अभी अभी उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही और जियान चेन के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। युवा स्वामी चेन, गार्ड यून को लगा कि जियान चेन उन्हें दोषी ठहरा रहा है। उसके बोलने से पहले ही गार्ड फैंग ने उसकी ओर सिर हिला दिया। तुरंत ही जियान चेन ने उस युवती को सिर हिलाकर अभिवादन किया और जाने के लिए मुड़ गया। जब जियान चेन काफी दूर चला गया तब गार्ड यून ने घबराकर पूछा, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप सचमुच यंग मास्टर चेन को अकेले जाने दे रहे हैं? युवा मास्टर चेन को जानलेवा और खतरनाक परिस्थितियों में खुद को संयमित रखने की जरूरत है। हमारी मौजूदगी से उन्हें परेशानी होगी। अगर हम उनका पीछा नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अगर हम चुपके से, बिना उनकी जानकारी के उनका पीछा करें तो क्या ये दोनों पक्षों के लिए सबसे अच्छा नहीं होगा? बिल्कुल सही। गार्ड यून की आंखें चमक उठीं, फिर उसने अचानक उस युवती की ओर इशारा करते हुए मुश्किल से कहा, लेकिन उसका क्या? पहले तुम उसे वापस ले आओ, मैं रास्ते में तुम्हारे लिए निशान छोड़ दूंगा। ठीक है। गार्ड यून को कोई आपत्ति नहीं थी और वह उस युवती के साथ चला गया। आगे की कहानी सुनाने के लिए वीवी के स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।